ये प्रोसेस से रिलेटेड है, जो हमारा एनकोर काउंटिंग का प्रोसेस है। हम उस प्रोसेस को किस तरीके से आपको काउंटिंग में यूज करना है, क्या क्या एक्टिविटी अपने लेवल पे करनी है, वो हम एंड टू एंड आपको बताएंगे। आई रिक्वेस्ट 209 कारघर, प्लीज ज्वाइन फ्रॉम सिस्टम। तो हम इस सिस्टम आज के इस ट्रेनिंग में आपको बताएंगे एंड टू एंड प्रोसेस किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है। व्हाट आर दी एक्शन नीड टू बी टेकन प्रायरली, क्या क्या एक्टिविटी आपको करनी है अपनी प्रिपेयरनेस के लिए, और काउंटिंग के एक दिन पहले जो प्री काउंटिंग का प्रोसेस है उसमें क्या क्या एक्टिविटी कंप्लीट होगी। सिमिलरली ऑन द काउंटिंग डे किस लेवल पे ऑफिसर्स के हमने क्या क्या एक्टिविटी असाइन कर रखी है, दैट वी विल शेयर। सो सबसे पहले हम पीपीटी के थ्रू जाएंगे पूरे प्रोसेस में कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस अभी डिजाइन है, वो हम आपको बता देंगे। देन विल गो फॉर दी डेमो पार्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एंड टू एंड किस तरीके से सारी चीजों को सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना है। तो जस्ट क्विकली पहले पीपीटी पे आ जाते हैं। आई रिक्वेस्ट, शेयर माई स्क्रीन। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। सी ऑफिस, इज माई स्क्रीन इज विजिबल? यस सौरभ जी। ओके, तो काउंटिंग मॉड्यूल की बात करें तो काउंट के लिए आपको कोई अलग से यूआरएल या कोई भी सेपरेट वेबसाइट नहीं है। इट इज दी सेम, इट इज अ पार्ट ऑफ योर एनकोर सिस्टम ओनली। एनकोर का जो क्रेडेंशियल आप अभी यूज कर रहे हो, सेम सिस्टम विल बी यूज, और सेम क्रेडेंशियल्स आपके यूज होंगे, जिसमें कि आपको काउंटिंग के डे पे ईवीएम वोट्स और पोस्टल बैलेट वोट्स की एंट्री करनी होती है। अलग अलग लेवल पे हमने अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रखी है। लाइक इफ यू टॉक अबाउट एआरओ लेवल, तो हमने इसमें टेबल वाइज डेटा एंट्री का प्रावधान दे रखा है, जिसमें कि सभी एआरओ को अपने एआरओ लॉगिन से या कंप्यूटर सिस्टम के लॉगिन से ईवीएम वोट्स की एंट्री करानी होगी। देन जब भी वो उस राउंड के सभी टेबल की डेटा एंट्री कंप्लीट हो जाती है, तो जो भी काउंटिंग ऑब्जर्वर्स हैं और जो आरओपीसी है उसके कंसेंट से उस राउंड को डिक्लेयर करना होगा। सिमिलरली हमने मल्टीपल यूजर क्रिएट करने का भी ऑप्शन दे रखा है सिस्टम में, कि आप मैक्सिमम 2 कंप्यूटर असिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिनकी मदद से आप डेटा एंट्री करवा पाए सिस्टम में। और पोस्टल बैलेट की एंट्री जो है एज सिमिलर एज प्रीवियस इलेक्शन आपके आरओपीसी के लॉगिन से ही होगी। अब प्रोसेस में जाने से पहले हम पहले जो जो एक्टिविटी हमने पहले रेडी करके रखनी है, मींस आपके इंफ्रा पार्ट पे और ट्रेनिंग के पर्सपेक्ट से है, हम उसको कर लेते हैं। सबसे पहले जो है, आपके काउंटिंग सेंटर पे आपके पास सफिशिएंट पावर बैकअप होना चाहिए। जो भी आपको ऑनलाइन यूपीएस का अरेंजमेंट करना है या आपको जेनसेट्स का अरेंजमेंट करना है, आप प्लीज उसको पहले से प्रोक्योर कर लीजिए। पहले से ही आपको जहां से भी उसे रेंट करना है वो सारी चीजें फिक्स कर लीजिए। सेकेंड थिंग, जो इंटरनेट कनेक्शन आपके काउंटिंग सेंटर पे होगा, प्लीज इंश्योर टू हैव एटलीस्ट 2 इंटरनेट कनेक्शन। फर्स्ट वुड बी योर प्राइमरी, सेकेंड आपका अल्टरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इन केस अगर आपकी प्राइमरी लाइन जो है बिकॉज ऑफ एनी रीजन डाउन हो जाती है, तो एटलीस्ट यू शुड हैव अल्टरनेट ऑप्शन जिसके थ्रू आप काउंटिंग कर पाए। अब इन दोनों इंटरनेट की एटलीस्ट जो स्पीड रखिएगा, मिनिमम वो 20 Mbps रिक्वायर्ड है, एंड इन 20 Mbps पर सिस्टम होना चाहिए, पर यूजर आपके पास 20 Mbps होना चाहिए। नॉर्मल आज की डेट में अगर आप लीज लाइन और या ब्रॉडबैंड ले रहे हैं तो आपको 100 Mbps की स्पीड मिल जाती है। सो प्लीज इंश्योर टू हैव दैट स्पीड इन योर इंटरनेट कनेक्शन। और जो दोनों कनेक्शन आप ले रहे हो, उन दोनों कनेक्शन कि सर्विस प्रोवाइडर प्लीज सेम मत रखिएगा, कि ऐसा ना हो कि आपके सर्विस प्रोवाइडर की ही इंटरनेट सर्विस जो है इंटरप्ट हो जाए, और जिसकी वजह से ना आपका प्राइमरी कनेक्शन काम करे और सेकेंडरी। तो ट्राई टू हैव डिफरेंट कनेक्शन फ्रॉम 2 डिफरेंट सर्विस।
जिससे कि आपके काउंटिंग सेंटर पे इंटरप्शन की पॉसिबिलिटी लगभग नहीं। तीसरी चीज जो आपको इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ी हुई है, जो कि आपको ध्यान देनी होगी, कि आपके इंटरनेट कनेक्शन की आईपी जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज ना हो, फिक्स हो सके तो दैट विल बी बेटर। या आप जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, फिक्स्ड इंटरनेट आईपी के साथ चाहिए तो ही विल प्रोवाइड दैट, सो दैट आपके सिस्टम में सेशन फेल्योर, सेशन लॉग आउट के इशू बार बार ना आए। उस केस में जब भी आपकी आईपी फ्लक्चुएट करेगी या चेंज होगी, तो उस केस में आपके सिस्टम जो है लॉग आउट हो जाएगा और आपके डेटा एंट्री प्रोसेस में क्यों आएंगे। ऑल्दो वी आर ट्राइंग टू कीप मेंटेन दिस सेशन, अगर आपकी आईपी डायनेमिक भी हो जाती है तो वी आर ट्राइंग कि आपका सेशन लॉग आउट ना हो, बट आप अपनी तरफ से कोशिश करिएगा कि आपके इंटरनेट कनेक्शन की जो भी आईपी है वो फिक्स्ड रहे। ओके, देन बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो कि आई रिक्वेस्ट ऑल द यूजर टू प्लीज कीप योर माइक ऑन म्यूट। व्हाट यू हैव टू डू, तीसरे पॉइंट में जो हमने मेंशन किया है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि आपको डेडिकेटेड जो है रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स पर्सन डिप्लॉय करना होगा। टेक्निकल डेडिकेटेड टेक्निकल रिसोर्स आप डिप्लॉय करने जा रहे हैं, उनको आज आप ही आज के डेट से ही फिक्स कर लीजिए, जस्ट बिकॉज थॉरोली उसकी ट्रेनिंग करा सके, की जा सके, और वो जितने भी ऑप्शन हमारे सिस्टम में अवेलेबल हैं, जो की काउंटिंग के दिन जो भी यूज केस हो, उन सब का सोल्यूशन उसे पता हो। लास्ट मोमेंट पे रिसोर्स चेंज करना या फिर किसी नए पर्सन को डिप्लॉय करना, ऐसी एक्टिविटी को अवॉइड कीजिएगा, जस्ट बिकॉज इट मे रिजल्ट इन अ ब्लंडर इन द डेटा एंट्री प्रोसेस। तो कोशिश करिएगा कि ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो। ऑल्दो आप लोगों ने पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर वेरीफाई कर रखा है और हम उसे यारो नेट से ही ले रहे हैं, बट फिर भी आप एक बार सिस्टम में उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, सो दैट सिस्टम में क्योंकि हम सिर्फ नाम और नंबर जो है पोलिंग स्टेशन का काउंटिंग प्रोसेस के दौरान यूज करें। दूसरी चीज जो आपको वेरीफाई करनी है वो कैंडिडेट का नाम और एड्रेस है। आप उसको प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट अगर विनिंग कैंडिडेट हो, इसके जो फॉर्म 21C है वो हमारे सिस्टम से जनरेट होगा, जिसमें कि कैंडिडेट का नाम और पॉलिटिकल जो भी उसका एड्रेस है वो यूज होगा इन दैट सर्टिफिकेट, तो इट शुड बी करेक्ट। क्योंकि अगर वो गलत होगा हमारे सिस्टम में अभी, तो फिर वो सेशन पीसी पीसी ठीक। अरे, जो भी नाम है कैंडिडेट के वो आपको वेरीफाई करने होंगे। वेरीफाई करने के बाद आप उसका एड्रेस वेरीफाई कर लेना। एड्रेस वेरिफिकेशन के बाद, क्योंकि फॉर्म 21C में वो सारी चीजें आपकी जाएंगी, जो भी कैंडिडेट विनिंग होगा, तो इट्स बेटर कि आप अपने कंटेस्टिंग कैंडिडेट की लिस्ट को वेरीफाई कर लीजिए, एड्रेस को वेरीफाई कर लीजिए। एंड जब आपका काउंटिंग के दिन डेटा प्रिपेयर हो तो वो राइट हो। लास्ट, आप आरओ हैंडबुक वगैरह जो भी काउंटिंग मैनुअल्स आपको मिले हैं ईसीआई की तरफ से, आप उसको एक बार थॉरोली देख लीजिए, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। अब बात करते हैं ऑफिसर्स लेवल पे हमने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। एआरओ लेवल पे बात करें तो मेजर ईवीएम से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो हमने एआरओ लेवल पे दे रखी है। एआरओ लेवल पे अगर हम बात करें इन 7 बुलेट पॉइंट्स की, तो जो फर्स्ट 4 हैं हमारे प्री काउंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड हैं, और जो लास्ट 3 हैं वो हमारे काउंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। फर्स्ट 4 जो हैं उसमें प्री काउंटिंग में हमें काउंटिंग से एक दिन पहले जो एक्टिविटी कंप्लीट करनी है वो दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। अब एआरओ को उसमें करना क्या है, एआरओ को सबसे पहले अगर कोई कंप्यूटर असिस्टेंट बनाना है फॉर द असिस्टेंट इन असिस्टेंस इन द डेटा एंट्री ऑफ ईवीएम बोर्ड, तो वो एक दिन पहले क्रिएट कर दे, आइदर 1 और 2 जो भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद जितने भी काउंटिंग टेबल आपके काउंटिंग सेंटर पे हैं फॉर योर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली, उस पर्टिकुलर एआरओ के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उनके टोटल नंबर ऑफ टेबल्स का काउंट लिखना होगा। टेबल का काउंट लिखने से मतलब है कि अगर आपका अरेंजमेंट 2 हॉल में है तो दोनों हॉल के क्यूमुलेटिव काउंट टेबल्स के वो एंटर करने होंगे। सिंगल हॉल में है तो आप सिंगल हॉल में जितने भी नंबर हैं वो मेंशन कर दीजिए। देन
कितने राउंड में काउंटिंग कंप्लीट होनी है वो आपको मेंशन करना है। वो मेंशन करने के बाद आप आ जाओगे टेबल असाइनमेंट। टेबल असाइनमेंट में जिस यूजर से आप जिस टेबल की एंट्री कराना चाहते हो उसको आप वो टेबल असाइन कर दीजिए। आफ्टर दिस आपकी प्री काउंटिंग की प्रोसेस खत्म। ना काउंटिंग डे पे जब आपकी ईवीएम आना शुरू करेंगी काउंटिंग टेबल्स पे, तब आपको डेटा एंट्री स्टार्ट करनी होगी सिम उस पर्टिकुलर राउंड के लिए। लाइक सबसे पहले आपका बाय डिफॉल्ट राउंड नंबर 1 शुरू होगा, तो आप टेबल नंबर 1 सेलेक्ट करोगे। जैसे आपको टेबल नंबर 1 का डेटा मिल जाता है, टेबल नंबर 1 जो भी पोलिंग स्टेशन उस पर्टिकुलर टेबल पे होगा वो पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। देन आपको ईवीएम के वोट्स जिस कैंडिडेट को जितने वोट मिले हैं वो आप मेंशन करोगे। जस्ट अ सेकेंड। यार ये क्लियर कर दो ना। आई रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट टू प्लीज डू नॉट टैप ऑन द स्क्रीन जस्ट बिकॉज आपके टैप करने से स्क्रीन पे लाइन ड्रॉ हो रही हैं। तो देन टेबल असाइनमेंट का प्रोसेस होगा। टेबल असाइनमेंट में आपको जो भी राउंड्स क्रिएट किए हैं और यूजर क्रिएट किए हैं, तो आपको जितनी भी टेबल है, फॉर एग्जांपल 14 टेबल हैं आपके पास, और आपने 2 यूजर क्रिएट किए हैं और आप चाहते हो कि डेटा एंट्री उन्हीं दोनों कंप्यूटर असिस्टेंट से हो, सिर्फ एआरओ को राउंड डिक्लेयर सर करने इको का। हो रहा है। इज एनीबडी ये सर गोपाल जी ऑफिस? क्या इको अलाइनमेंट में अगर आपने 2 कंप्यूटर असिस्टेंट बना रखे हैं और आप चाहते हो कि डेटा एंट्री सिर्फ कंप्यूटर असिस्टेंट 1 कंप्यूटर असिस्टेंट 2 से हो और एआरओ सिर्फ डेटा को पब्लिश करे, तो आपको असाइनमेंट भी सिस्टम में उसी तरीके से करना होगा। अगर आपकी 14 टेबल हैं तो 1 to 7 नंबर टेबल आप चाहते हो कि कंप्यूटर असिस्टेंट 1 को चली जाए, 8 to 14 जो है कंप्यूटर असिस्टेंट 2 को चली जाए, तो सेम असाइनमेंट आपको सिस्टम में भी करना होगा। जैसे ही आप ये असाइनमेंट पार्ट कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद ये एक्टिविटी आपकी प्री काउंटिंग की कंप्लीट हो जाएगी। ओके। नाउ अब जो बाकी 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो आपकी काउंटिंग डे की है। जैसे ही आपकी काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, ईवीएम से वोट ओपन होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप उन पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन को सेलेक्ट करके टेबल सेलेक्ट करके डेटा एंट्री शुरू कर देंगे। डेटा एंट्री करना, एडिट करना, आरओ और एआरओ सॉरी एआरओ और एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट दोनों के पास अवेलेबल है। एआरओ जो है प्रीवियस राउंड को भी एडिट कर सकता है, बट एआरओ असिस्टेंट कैन ओनली एंटर द डेटा और एडिट फॉर द करेंट राउंड। फिर उसके बाद राउंड डिक्लेरेशन की अथॉरिटी भी हमने एआरओ लेवल पे दे रखी है। देन फाइनलाइजेशन ऑफ ईवीएम वोट फॉर दैट पर्टिकुलर एसी, वो हमने एआरओ को दे रखी है। अब आरओ लेवल पे बात करें तो पोस्टल बैलेट वोट्स की एंट्री हमने आरओपीसी को दे रखी है। देन फाइनलाइजेशन ऑफ पोस्टल बैलेट जो है वो भी हमने आरओपीसी को दे रखा है। जब आपके दोनों वोट फाइनलाइज हो जाएं उसके बाद आप रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हो फ्रॉम द आरओ लॉगिन। देन यू हैव ऑप्शन टू डाउनलोड 21C 21E एंड 20 फ्रॉम द सिस्टम, जिसमें कि 21C जो है आपको डाउनलोड करके एक साइंड कॉपी सिस्टम में अपलोड करनी पड़ेगी। अब ईवीएम वोट डिफाइनलाइज करने का ऑप्शन भी हमने आरओपीसी को दे रखा है। अगर किसी एआरओ ने डेटा फाइनलाइज कर दिया, उसके बाद उसे लगता है कि ईवीएम वोट में कहीं टेंडर वोट छूट गए हैं या गलत मेंशन हो गए हैं, तो वो आरओ से रिक्वेस्ट करके अपने ईवीएम वोट को डिफाइनलाइज करा सकता है और दोबारा से एंट्री एडिट कर सकता है। सीओ लेवल पे हमने मॉनिटर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ दे रखी है कि वो अपने अकाउंट से सिर्फ मॉनिटर करते रहें कि जो भी हमारी प्री काउंटिंग और काउंटिंग की एक्टिविटी है वो प्रॉपर रन कर रही है। कहीं भी प्री काउंटिंग में कोई एक्टिविटी मिस ना हो। टाइमली जैसे ही 12 बजे हम प्री काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद बाय इवनिंग जो है सारे एआरओ जो है उस एक्टिविटीज को कंप्लीट कर ले। सिमिलरली काउंटिंग डे पे सी ऑफिस इंश्योर करे कि जो फिजिकल काउंटिंग चल रही है और जो सिस्टम में डेटा एंट्री हुई है उसमें बहुत ज्यादा लैग ना हो।
आई कैन अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल पार्टी मीडिया का प्रेशर रहता है तो थोड़ा बहुत लैग रहता है, बट ये लैग बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिजिकली आपकी 7 से 8 राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है और सिस्टम में सिर्फ एक राउंड का डेटा पड़ा हुआ है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आपको जो है इंश्योर करना होगा सी ऑफिस से कि ये डेटा एंट्री भी पैरेलली करेक्ट चलती रहे। कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करें तो कंप्यूटर असिस्टेंट लॉगिन से सिर्फ और सिर्फ ईवीएम वोट्स की एंट्री होनी है या फिर करंट राउंड का डेटा एडिट होगा, नथिंग एल्स। अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं। प्रोसेस में आप देख सकते हो स्क्रीन पे देयर आर 3 थिंग्स नीड टू बी डन। पहला आपका राउंड सेटअप का होता है जिसमें आपको काउंटिंग सेंटर की डिटेल मीन कितने टोटल टेबल लगे हैं आपके काउंटिंग सेंटर पे, आइदर इन 2 हॉल, 3 हॉल और सिंगल हॉल। अगर किसी एक एसी के लिए 3 हॉल भी बने हैं और 7 7 टेबल हर हॉल में है तो आपको वहां 21 नंबर ऑफ टेबल डालने हैं, न कि 7 डालने हैं। ओके, हॉल अगर मल्टीपल है तो उससे हमारे प्रोसेस में कोई अंतर नहीं पड़ता। यू हैव टू एंटर द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ टेबल विच यू आर हैविंग ऑन द काउंटिंग सेंटर फॉर दैट पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ राउंड डिक्लेयर करने होंगे कि कितने राउंड्स में आप उस डेटा एंट्री को कंप्लीट करना चाहते हो। ऑल्दो काउंटिंग के दिन भी वो डेटा जो नंबर ऑफ राउंड्स है उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, देन अकाउंट सेटअप जो है वो एआरओ लॉगिन से आपको करने होंगे। अगर कोई कंप्यूटर असिस्टेंट आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते हो इट्स टोटली योर चॉइस। देन टेबल असाइनमेंट का है जो मैंने ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से आपको टेबल असाइनमेंट। अब बात करते हैं काउंटिंग डे पे। काउंटिंग डे पे आप देखेंगे तो बेसिकली 4 स्टेप में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी। स्टेप 1 एंड 2 जो है वो एआरओ लेवल पे होगा। स्टेप 3 एंड 4 जो है आरओपीसी लेवल पे होगा। एआरओ लेवल पे जैसे ही काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, अपनी अपनी विधानसभा के लिए जैसे ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, सभी एआरओ को करना क्या है, जितने पोलिंग स्टेशन उनके अंडर है, राउंड काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। पहले राउंड में जिन जिन पोलिंग स्टेशन की काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको फिजिकल डेटा मिल जाता है, आप वही डेटा सिस्टम में टेबल वाइज एंटर कराना शुरू कर देंगे। जैसे ही सारे टेबल की एंट्री हो जाएगी, अब एआरओ को क्या करना होगा, स्टेप नंबर 2 पे जाना होगा। स्टेप नंबर 2 में वो आरडीएफ का प्रिंट आउट लेगा प्रीव्यू फॉर्मेट में। पहले उसमें डेटा सारा वेरीफाई करेगा कि उस राउंड में सारा डेटा है या नहीं। सेम थिंग वो काउंटिंग ऑब्जर्वर और आरओपीसी से वेरीफाई करा लेगा। वेरीफाई कराने के बाद वो डेटा को वो पब्लिश कर देगा। आपके पास पब्लिश करने का बटन होगा एआरओ लेवल पे, वो राउंड डिक्लेयर कर देगा। राउंड डिक्लेयर करने के बाद वो पर्टिकुलर डेटा जो है पब्लिक डोमेन में दिखेगा। इस तरीके से स्टेप 1 स्टेप 2 कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक कि सारे राउंड की डेटा एंट्री खत्म नहीं। बात करें स्टेप नंबर 3 की, तो आरओपीसी को थ्रू आउट द काउंटिंग प्रोसेस ये पोस्टल बैलेट की एंट्री अलाउड रहती है, जो कि एक सिंगल विंडो रहती है जिसमें कि आपको सेम फॉर्मेट में कैंडिडेट वाइज फॉर्म भरना होता है। सॉरी, वोट्स का काउंट भरना होता है जो भी कैंडिडेट्स को पोस्टल बैलेट के वोट मिले होते हैं। एंट्री करने के बाद आप चाहो तो पोस्टल बैलेट वोट को फाइनलाइज कर सकते हो, बट इट इज सजेस्टेड कि आप पोस्टल बैलेट वोट्स को तब फाइनलाइज करें जब आपके सभी एसी के जो ईवीएम वोट्स हैं वो फाइनलाइज हो जाए। फाइनलाइज होने के बाद जब आपके ईवीएम वोट्स फाइनलाइज हो गए, पोस्टल बैलेट वोट फाइनलाइज हो गए, तो बारी आती है स्टेप नंबर 4 की, दैट इज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद वक्त आपको जस्ट लीडिंग कैंडिडेट का नेम सिस्टम में एंटर करके रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है, जिससे कि वो जो भी कैंडिडेट है पब्लिक डोमेन में अब तक लीडिंग दिखाई दे रहा था वो विनर दिखाई देना शुरू कर दें। अब रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद आपको सिस्टम से फॉर्म 21C मिल जाएगा, आप डाउनलोड करोगे। सभी आर को उसको साइन करना है और इंश्योर करना है कि उसको सिस्टम में अपलोड कर दें, बिकॉज सभी आर ओ पीसी के अपलोडेड साइंड कॉपी सिग्नेचर को हमें यहाँ प्रिंट आउट लेके कमीशन को सबमिट करना होता है। तो इट इज नेसेसरी कि आप फॉर्म 21C अपलोड कराएं। ठीक है, प्लीज इंश्योर कि आप फॉर्म 21C अपलोड किए बगैर प्रोसेस को खत्म न करें। जैसे ही आप फॉर्म 21C अपलोड कर देंगे प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ये आपका एंड टू एंड काउंटिंग का प्रोसेस है। जो काउंटिंग के ट्रेंड्स हैं वो बेसिकली 3 प्लेटफॉर्म पे हम पब्लिक डोमेन में दिखा रहे होंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज result.eci.gov.in। दूसरा हमारा मोबाइल ऐप है वोटर हेल्पलाइन ऐप, जिसके थ्रू हम जो भी डेटा एनकोर सिस्टम में जा रहा होता है वो इसमें भी पुश हो रहा होता है। सेम ट्रेंड्स आपको
इलेक्शन ट्रेंड्स टीवी पे भी दिखाई देगा, जिसको आप काउंटिंग सेंटर के बाहर लार्ज एलईडी पैनल्स पे इंस्टॉल करा सकते हो। तो इन दिस वे ये तीन प्लेटफॉर्म ही बेसिकली अवेलेबल होंगे, जिससे कि आपको रिजल्ट्स के ट्रेंड्स दिखाई देंगे। अब बारी आती है डेमो की, तो जस्ट लेट मी स्विच टू डेमो पार्ट। तो जो टेस्ट यूआरएल हमने शेयर किया है सी ऑफिस के साथ, होपफुली आप सभी को मिल गया होगा। उसमें हमने सारी इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि कौन से क्रेडेंशियल आपको यूज करने हैं। यूआरएल डिफरेंट है उसका एनकोड डेमो से, तो प्लीज इंश्योर कि आप वही यूआरएल यूज करें जो हमने इंस्ट्रक्शन में आपको शेयर किया है। तो जस्ट हम बिहार के पीसी नंबर 22 से लॉग इन करके आपको ये सारा प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो जस्ट लेट मी लॉग इन टू ROPCS0422। लॉगिन करने के बाद आप देखोगे आरओपीसी के लॉगिन में काउंटिंग का एक मेन्यू होता है, जिसमें लॉगिन करने पे आपको एसी वाइज डिटेल दिखाई दे जाएगी। अभी चूंकि कोई भी ईवीएम वोट्स की एंट्री नहीं हुई है, तो आपको सब यहाँ पे ऑल सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे ना राउंड दिख रहा है ना टोटल वोट्स दिख रहा है। अभी सब कुछ नहीं है। जैसे जैसे अगर आप चाहो एसी वाइज भी आप डेटा देखना चाहो तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर। जो किसी पीसी में मैक्सिमम राउंड दिखेगा वो उस असेंबली का राउंड होता है। फॉर एग्जांपल आपके 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें से अ, एक ने 10 राउंड शेड्यूल किए हैं, एक ने 5, एक ने 6, एक ने 8, एक ने 7। तो जो आपको पीसी लेवल पे टोटल राउंड्स दिखाई देंगे वो 10 राउंड दिखाई देंगे, और हर एसी का क्यूमुलेटिव डेटा आपको हर राउंड में दिखता चला जाएगा। तो इस तरीके से काउंटिंग प्रोसेस आपका चलता है। अब बात करते हैं एआरओ लॉगिन। तो एआरओ लॉगिन की बात करें तो जस्ट लेट मी लॉगिन। एआरओ से लॉगिन करने पे आप लॉगिन करने पे देखोगे एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा। हमने अभी जो है सिस्टम में डिफॉल्ट सेटअप कर रखा है ऑफ 9 कैंडिडेट प्लस 1 नोटा एंड 300 पोलिंग। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस सेटअप। हमने ये डिफॉल्ट सेटअप सबके लिए कर रखा है, सो दैट आप काउंटिंग की ट्रेनिंग एंड टू एंड करके सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकें। इस यूआरएल से डेटा हम ऑन रेगुलर बेसिस पे दोपहर 12 बजे क्लीन करा देते हैं। आपकी जो भी आज की टेस्टिंग होगी वो कल दोपहर 12 बजे तक क्लीन हो जाएगी, फिर दोपहर 12 बजे के बाद आप फिर से इसको टेस्ट कर सकते हो। तो जस्ट काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एआरओ के लेवल से, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होंगी, आई लेट यू नो। तो जस्ट प्री काउंटिंग के प्रोसेस पे पहले जाते हैं। प्री काउंटिंग के प्रोसेस के लिए आपको मेन्यू में जाके काउंटिंग प्रिपरेशंस में जाना होगा। काउंटिंग प्रिपरेशन में आप देखोगे कि सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका यूजर क्रिएशन का है। यूजर क्रिएशन पे गए, अगर आप कोई भी कंप्यूटर असिस्टेंट बनाना चाहते हैं, then उसका मोबाइल नंबर, Sir, screen is not reflecting. can you please confirm? ऑफिस एमपी, दिख रही है सौरभ जी। अच्छा, सर प्लीज चेक इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम योर साइड, हु इज नॉट गेटिंग द स्क्रीन। सो आप यूजर जब क्रिएट करते हो तो उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हो उस अकाउंट का वो आप रख दो, एंड द पिन। क्योंकि काउंटिंग के दिन अगर हम ओटीपी से पिन बेस्ड सिस्टम पे मूव करेंगे तो आपको यही पिन यूज करना होगा लॉगिन के लिए। दैट इज व्हाई इट इज मैंडेटरी टू क्रिएट। आपने सबमिट किया, आपका यूजर जो है क्रिएट हो गया। नाउ वन थिंग नीड टू बी नोटेड, ये जो क्रेडेंशियल आपके क्रिएट हुए, तो उसमें ये आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो मैन्युअली आपको कंप्यूटर असिस्टेंट को हैंड ओवर करना है। कोई मेल, कोई ओटीपी, कोई एसएमएस उसको नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी करने के बाद अब आपका यूजर क्रिएट हो गया।
अब आओगे आप वापस से काउंटिंग प्रिपरेशन में, तो आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा काउंटिंग सेंटर डिटेल्स का। जस्ट इसमें जितने भी टेबल आपके काउंटिंग सेंटर पे हैं, आइदर 2 हॉल में है या 3 हॉल में है या सिंगल हॉल में है, क्यूमुलेटिव काउंट आप यहाँ पे एंटर कर दो। सिस्टम आपको बाय डिफॉल्ट बताएगा कि कितने राउंड मिनिमम रिक्वायर्ड है आपको काउंटिंग कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आप अगर इसे बढ़ाना घटाना चाहते हो तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आप वो भी कर सकते हो। तो जस्ट मैंने 14 टेबल क्रिएट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं राउंड जो है 30 राउंड में कंप्लीट करूँ, तो ये भी सबमिट करके अब उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं तो ऑटोमेटिकली मैं अपने टेबल असाइनमेंट पार्ट पे आ जाता हूं। अब मुझे यहाँ ड्रॉप डाउन में 2 यूजर दिखना शुरू हो गया है। वन इज ARO130 एंड नेक्स्ट इज 130C1। तो मैं चाहता हूं कि मैं 1 से लेके 7 तक की जो मेरी टेबल है, या 1 से लेके 6 तक की जो टेबल है, वो मैं ARO लॉगिन को असाइन कर दूं। देन जो मेरी सेकंड वाली बाकी की टेबल असाइन कर दूं। तो आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे कि टेबल असाइनमेंट जो है सेम फॉर्मेट में हो गया है। लाइक ARO को 1 to 6 असाइन हो गई है, और ARO कंप्यूटर असिस्टेंट को 7 to 14 असाइन हुई है। अगर आप असाइनमेंट चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो, बट ये चेंज आपको तब तक ही अलाउड है जब तक कि एक भी टेबल की एंट्री नहीं हुई है। अगर काउंटिंग स्टार्ट हो गई, एक भी टेबल की एंट्री हो गई, तो फिर सिस्टम जो है आपको इस सेटअप को अनअसाइन नहीं करने देगा, किसी भी टेबल को अनअसाइन करके दूसरे यूजर को असाइन नहीं करने देगा। सो प्लीज इंश्योर कि आप ये सारी जो एक्टिविटी है पहले से रेडी रखें कि आपको कितने यूजर। सर आवाज नहीं आ रही। इस तरीके से आपका प्री काउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट ड्यूटी आपकी आती है काउंटिंग डे पे। काउंटिंग डे पे आपको क्या करना होगा, जैसे आपके ईवीएम वोट रिट्रीव होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको काउंटिंग मेन्यू में जाके ये PS वाइज ईवीएम वोट पे जाना होगा, जहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे आपके मल्टीपल स्टैट्स दिखाई देते रहेंगे। जैसे टोटल पोलिंग स्टेशन कितने हैं, टोटल राउंड कितने शेड्यूल हुए हैं, टेबल कितनी है, आपके अकाउंट को कितनी टेबल असाइन है, नीचे जो है टोटल ऐसे कितने पोलिंग स्टेशन है जिसकी कोई एंट्री नहीं हुई है अब तक, राउंड कितने कंप्लीट हुए हैं, टेबल कितनी कंप्लीट हो चुकी हैं इस पर्टिकुलर राउंड में, या किस पर्टिकुलर टेबल के लिए आप एंट्री कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो जस्ट जैसे ही आप मुझे मान लीजिए टेबल नंबर 1 का डेटा मिल गया कि टेबल नंबर 1 पे पोलिंग स्टेशन नंबर 1 था, और जो वोट्स थे तो वो कुछ इस फॉर्मेट में थे। इस तरीके से मैंने जस्ट डमी वोट एंटर कर दिए, प्रिंट प्रीव्यू किया तो मुझे एक TRV मिल गया जस्ट फॉर माय रिकॉर्ड। मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड करके इसको अपने साइन करवा के फिजिकल रिकॉर्ड के लिए रख लिया। उसके बाद इस डेटा को सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये डेटा मेरा सेव हो गया सिस्टम में। अब आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर टेबल जो है ऑक्यूपाइड हो गई। सिमिलर एक्टिविटी टेबल नंबर 2 के लिए। डेटा सेव किया और हमारा डेटा फिल हो गया। अब अगर कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करें तो जस्ट लेट मी लॉग इन फ्रॉम दैट लॉग इन ऑल्सो। सिस्टम में कंप्यूटर असिस्टेंट से लॉगिन करने के बाद आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देगा कि टोटल कितने राउंड जो है शेड्यूल्ड हैं, और मेन्यू में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे सिर्फ ईवीएम वोट्स की एंट्री का ऑप्शन ही अवेलेबल है, और कोई भी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं होगा। जस्ट यहाँ पे आपने
PS वाइज ईवीएम बोर्ड पे क्लिक किया, PS वाइज बोर्ड्स पे क्लिक किया, तो आपको सिमिलर फॉर्म जो ARO लॉगिन में दिख रहा था वो यहाँ पे देखना शुरू हो जाएगा। जो भी टेबल की एंट्री ऑलरेडी ARO लॉगिन से हो रखी है वो आपको फ्रीज दिखाई देगी। अगर आप ड्रॉप डाउन से देखेंगे तो आपको वही टेबल दिखाई देगी जो उस पर्टिकुलर यूजर को असाइन की गई थी। किसी भी एक यूजर को दूसरे यूजर की टेबल नहीं दिखाई देगी। तो जस्ट मैं क्विकली एक टेबल की डेटा एंट्री कर लेता हूँ। जस्ट क्विकली एक और टेबल की एंट्री कर लेता हूँ। अब जैसे ये 4 टेबल की एंट्री हो गई, अब एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि हमारी जो ये 4 मशीनें थी, सिर्फ इन्हीं 4 मशीनों से वोट रिट्रीव हुआ। बाकी जो हमारी 10 मशीनें थी इस पर्टिकुलर राउंड, जस्ट बिकॉज वो फॉल्टी थी तो उनसे वोट रिट्रीव नहीं हो पाया। तो उस केस में हमें करना क्या होगा, हमें जस्ट ARO लॉगिन में जाके उस राउंड को डिक्लेयर करना होगा विदाउट मेकिंग डेटा एंट्री फॉर रेस्ट ऑफ द टेबल। हम बाकी टेबल्स को स्किप कर देंगे, कोई डेटा एंट्री नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज होता क्या है, कंप्यूटर असिस्टेंट ये गलती अक्सर करते हैं कि जो भी टेबल ऐसी हो जिसमें कि डेटा डेटा रिट्रीव नहीं हुआ है, मींस किसी भी पोलिंग स्टेशन की ऐसी ईवीएम हो जिससे डेटा रिट्रीव नहीं हुआ, तो उस केस में कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो है टेबल को सेलेक्ट करते हैं और फिर पोलिंग स्टेशन का नंबर सेलेक्ट करने के बाद उसको 00 फिल कर देते हैं। आपको ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है। यस में अगर वोट नहीं रिट्रीव हुआ है तो उस केस में आपको 0 नहीं फिल करना होता। 0 सिर्फ उस केस में फिल करते हैं जब आपका पोल बाइकआउट हुआ हो। ठीक है। अब जैसे ही हम ARO लॉगिन में आएंगे तो हमें दिखाई देगा कि उन 2 टेबल्स की भी एंट्री हमें एंड टू एंड दिखाई देती रहती है जिसको कि ARO कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम ने ऐड किया है। तो जस्ट हमें करना क्या होगा, हम जस्ट मेन्यू बटन में जाएंगे और PS वाइज काउंटिंग में राउंड डिक्लेरेशन पे जाएंगे और इन्हीं 4 एंट्रीज के साथ इस पर्टिकुलर राउंड को डिक्लेयर कर देंगे। राउंड डिक्लेयर करने के लिए हम जस्ट प्रीव्यू पब्लिश पे जाएंगे। हमें एक RDF मिल जाएगा विच विल बी इन प्रीव्यू फॉर्मेट। हम इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेके ऑब्जर्वर और RO से वेरीफाई कराने के बाद हम इसे जो है फाइनलाइज करके पब्लिश कर देंगे। जस्ट पब्लिश किया, कॉपी किया नाम, यहाँ पे पब्लिश। जैसे हम पब्लिश करेंगे इसके बाद ये डेटा पब्लिक डोमेन में चला जाएगा। सिमिलरली जो है राउंड 2 में आ जाते हैं। अब जब भी आप नेक्स्ट डेटा एंट्री शुरू करोगे तो बाय डिफॉल्ट आप आ जाओगे राउंड नंबर 2 में। तो जस्ट लेट मी मेक डेटा एंट्री फॉर वन टेबल फॉर ईच राउंड। मैं एक एक टेबल की एंट्री करते हुए एक एक राउंड को पब्लिश करता जा रहा हूँ सो दैट मैं क्विकली आपको वो सारे यूज केस बता पाऊँ जो कि आपको काउंटिंग डे के दिन फेस करने पड़ सकते सर आवाज नहीं आ रही है सर। हैं। सर मैं बोल ही नहीं रहा कुछ। सर जस्ट एंट्री कर रहा हूँ तो जस्ट मुझे 2 राउंड की डेटा एंट्री कर लेने दीजिए ताकि मैं आपको एडिटिंग और रिप्लेस करने के केसेस को बता सकूं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने डमी एंट्री एक राउंड की कर दी, फिर एक टेबल की कर दी और जस्ट एक सिचुएशन कंसीडर कर ली कि मेरे बाकी किसी टेबल से वोट रिट्रीव नहीं हो रहे थे, तो उस सिंगल एंट्री के साथ ही मैंने उस पर्टिकुलर राउंड को डिक्लेयर कर दिया।
सिमिलरली राउंड नंबर 4 में चले जाते हैं। डेटा सेव करने के बाद आप ये फोर्थ राउंड भी डिक्लेयर कर देते हो। नाउ व्हाई आई हैव डिड दिस, ताकि मैं आपको कुछ यूज केसेस बता सकूं जो कि आपको काउंटिंग के दिन फेस करने होंगे। पहला यूज केस ये हो गया कि आपके ईवीएम से वोट रिट्रीव नहीं हुई, तो आपने देखा कि किस तरीके से अगर वोट रिट्रीव नहीं होंगे तो आपको उस पर्टिकुलर टेबल को स्किप करके उस राउंड को पब्लिश कर देना है। पब्लिश कर देने के बाद सेकेंड यूज केस बनता है, आपने पीएस वाइज एंट्री के लिए टेबल सेलेक्ट किया, पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट किया और डेटा एंट्री स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करने के बाद जब ये डेटा आपने सेव किया, डेटा सेव होने के बाद आपने इसको वेरीफाई किया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद जो आपने प्रिंट आउट लिया था उससे वेरीफाई किया तो आपको पता चला कि आपका डेटा गलत है। इस केस में आपको इस पर्टिकुलर टेबल को जब एडिट करना है तो आप क्या करोगे कि आप इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन से टेबल नंबर सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे सारा डेटा एज इट इज आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप जिस भी डेटा को चेंज करना चाहते करके इसको प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करो, डेटा को सबमिट कर दो, आपका डेटा सेव हो जाएगा। सिमिलरली जो दूसरी गलती हो सकती है कि आपने टेबल तो सही सेलेक्ट किया था, डेटा भी सही भरा, लेकिन जो है इस पर्टिकुलर टेबल में जो पीएस नंबर सेलेक्ट किया वो गलत सेलेक्ट कर दिया। अब उसको चेंज करने के लिए आप यहाँ ड्रॉप डाउन से आप नया पीएस नंबर सेलेक्ट करके इस डेटा को वापस से सेव कर दो और आपका डेटा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करंट राउंड के किसी भी टेबल के वोट को एडिट कर सकते हो, या उस अगर पोलिंग स्टेशन गलत हो गया है तो टेबल को सेलेक्ट करके पोलिंग स्टेशन को सही कर सकते हो। अब दूसरी सिचुएशन आती है कि आपने 5 राउंड, 5वें राउंड में मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ। सर अब इसमें मुझे क्वेश्चन था सर बेगूसराय से। सर आप नोट डाउन कर लो, मैं अभी एक बार इसको एंड टू एंड कर लूंगा, फिर एक एक करके सभी क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ठीक है, तो अब एक सिचुएशन दूसरी जो आती है कि आपने 5वें राउंड में डेटा एंट्री कर रहे हो, आपको पता चलता है कि आपने सेकेंड राउंड में डेटा एंट्री गलत कर दी है। तो आपको करना क्या होगा, जस्ट आपको बॉटम में जाके ये एडिट प्रीवियस राउंड का बटन है, आपने इसको क्लिक किया, यहाँ पे आपको वो सभी राउंड दिख जाएंगे जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। सेकेंड राउंड में आप गए, सेकेंड राउंड में जाने के बाद आपको दिखता है कि टेबल नंबर 1 में जो डेटा है वो गलत है। आपने टेबल नंबर 1 सेलेक्ट किया और जिस भी एंट्री को आपको सही करना था उसको सही करके आपने प्रिंट प्रीव्यू किया और सबमिट कर दिया। सबमिट होने के बाद आपका ये डेटा जो है रेक्टिफाई हो गया। अब आपको करना क्या है, रेक्टिफाई करने के बाद वापस से पीएस वाइज काउंटिंग में जाके राउंड डिक्लेरेशन में राउंड नंबर 2 को डिक्लेयर करना होगा वापस से। अब एक कॉम्प्लिकेशन जो यहाँ आती है कि जब आप राउंड नंबर 2 को वापस से डिक्लेयर करेंगे तो सिक्वेंशियली जितने राउंड ऑलरेडी पब्लिश कर रखे हैं उसको फिर से पब्लिश करना होगा एडिटेड राउंड के बाद वाले जितने हैं। फॉर एग्जांपल आपने टोटल 20 राउंड शेड्यूल किए हैं, 20 में से 10 राउंड की डेटा एंट्री आप कर चुके हो, पब्लिश कर चुके हो। समहाउ आपको रियलाइज होता है कि आपने राउंड नंबर 5 में कोई गलती कर दी है। तो अब आपको करना क्या होगा कि जो डेटा एंट्री है आपने पहले 5वें नंबर राउंड में जाके उस पोलिंग स्टेशन की डेटा एंट्री करेक्ट कर दी, उस टेबल की डेटा एंट्री करेक्ट कर दी। करेक्ट करने के बाद आप 5वें राउंड को पब्लिश करोगे। उसके बाद सिक्वेंशियली अब 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां आपको दोबारा से पब्लिश करना होगा। जस्ट बिकॉज आपने जो प्रिंट आउट लिया है इस आरडीएफ का, ये आपके फिजिकल रिकॉर्ड के लिए है, और अगर आपने किसी भी बीच के राउंड को एडिट किया तो ये जो कॉलम आता है बॉट फ्रॉम द प्रीवियस राउंड,
ये उस एडिटेड राउंड के बाद जितने भी राउंड होंगे उन सभी का आरडीएफ गलत हो जाएगा। सो दैट इज वाई आपको करेक्ट आरडीएफ के लिए दोबारा से रीपब्लिश करना होगा। रीपब्लिश करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, आपको पीएस वाइज ईवीएम बोर्ड में जाके, जैसे मैंने राउंड 2 में एडिटिंग की, तो जस्ट अब राउंड 3 सेलेक्ट करेंगे। राउंड 3 सेलेक्ट करने के बाद किसी भी एक टेबल जिसपे डेटा एंट्री हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ब्लैंक वाला मत चूज कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद कहीं कोई डेटा मत चेंज करिए, आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ये डेटा आपका सबमिट हो गया एज इट इज। अब आपको पीएस वाइज काउंटिंग जाके राउंड डिक्लेरेशन में अब आप देखोगे तो आपका तीसरे राउंड का भी पब्लिश बटन एक्टिव हो गया। आप इसमें जाके रीपब्लिश कर दोगे इस पर्टिकुलर राउंड को। सिमिलरली अब आपको राउंड नंबर 4 के लिए भी करना होगा। राउंड 4 के लिए आपको क्या करना होगा, पीएस वाइज ईवीएम बोर्ड्स में गए, बॉटम में लास्ट ऑप्शन लास्ट राउंड भी सेलेक्ट किया, इसमें टेबल नंबर 1 सेलेक्ट किया एंड देन प्रीव्यू एंड सबमिट। सबमिट करने के बाद का डेटा सेव हो गया। सेव होने के बाद आपको क्या करना है, काउंटिंग में जाके अब फोर्थ राउंड को भी डिक्लेयर कर देंगे। फोर्थ राउंड आपने डिक्लेयर कर दिया, अब आपका डेटा रेक्टिफाई होके करंट राउंड तक ओके हो गया। इस तरीके से आपको प्रीवियस राउंड को एडिट करना होगा। कोशिश करिएगा कि प्रीवियस राउंड को एडिट करने की कोई नौबत ना आए, क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस होता है और इसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि आप पब्लिश करते वक्त कहीं कुछ बोर्ड्स में अगर चेंजेस हो गए तो फिर आपको डेटा मिलाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ट्राई कि जब आप आरडीएफ किसी राउंड का बनाते हैं तो उसको प्रीव्यू में प्रिंट आउट ले लें, उसको फिजिकल डेटा से वेरीफाई कर लें, ऑफिसर से भी वेरीफाई करा लें, ताकि जो है उसमें कहीं कोई डाउट ना रह जाए कि जो भी हर राउंड में डेटा पब्लिश हो रहा है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। सो वापस से जाते हैं, हम राउंड नंबर 5 भी अपना पब्लिश कर लेते हैं। इस तरीके से ये जो हमारा स्टेप 1 स्टेप 2 हमने पीपीटी में दिया था, ये ईवीएम वोट्स की एंट्री और उनको पब्लिश करने का काम थ्रू आउट द प्रोसेस चलता रहता है जब तक सारी काउंटिंग खत्म ना हो जाए। अब बाकी दो ऑप्शंस को देखते हैं जो यहाँ अवेलेबल है, दैट इज प्री फाइनलाइजेशन ऑफ ईवीएम वोट एंड फाइनलाइजेशन। प्री फाइनलाइज पे अगर अब हम क्लिक करेंगे तो अभी हमें एरर आएगी कि ऑल राउंड्स नॉट कंप्लीटेड, प्लीज कंप्लीट योर ऑल राउंड फर्स्ट। मतलब जितने भी हमने राउंड शेड्यूल किए थे अभी जो है उतने राउंड्स की डेटा एंट्री नहीं हुई है, तो प्लीज आप सारे राउंड्स की डेटा एंट्री करिए। बट जस्ट टू फाइनलाइज ईवीएम वोट अब हमें करना क्या होगा, हमें उतने राउंड्स जो है कम करने होंगे। तो हम काउंटिंग प्रिपरेशन में जाके जो भी हमारे राउंड्स का नंबर है वो घटा और बढ़ा दोनों सकते हैं, लेकिन अगर हम पब्लिश राउंड से कम डेटा डालने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल 4 यहाँ डाल के सबमिट करने जाएं तो हमें एरर आ जाएगा कि नो रिकॉर्ड्स कैन बी लेस देन द कंप्लीटेड राउंड। जैसा कि आप देख को पता है कि मैंने 5 नंबर तक के राउंड तक डेटा पब्लिश किया है, तो मेरा 5 नंबर ले लेगा, लेकिन मेरा जो डेटा है वो 4 नहीं लेगा या 5 से ज्यादा दे लेगा, लेकिन 5 से कम नहीं हो सकता ये। तो दैट इज वाई हमने ये जैसे एंटर किया, अब हम वापस अगर पीएस वाइज काउंटिंग में जाते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीटेड आ रहा है। और अब हम अगर में से प्री फाइनलाइज पे जाएं तो हमारा प्री फाइनलाइज का पेज आ जाएगा, जिसमें पहले जो है टोटल काउंट बताएगा कि कितने ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनकी डेटा एंट्री नहीं हुई है। साथ ही साथ नीचे आपको दिखाई देगा कि मार्जिन वोट कितना है आपके लीडिंग और ट्रेलिंग कैंडिडेट के बीच में। ओके, इवन दो अगर आपको लगता है कि जो जिन पोलिंग स्टेशन की अभी काउंटिंग नहीं हुई है उनको गिनना जरूरी नहीं है, यू वांट टू प्रोसीड अहेड विद द करंट डेटा, तो आप प्री फाइनलाइज के बटन पे क्लिक कर दो। प्री फाइनलाइज बटन पे क्लिक करते आपको कंफर्मेशन के लिए आएगा ऑप्शन, आपने ओके किया, आपका डेटा प्री फाइनलाइज हो गया। जस्ट आप फिर वेरीफाई एंड फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे,
तो इट विल आस्क फॉर कंफर्मेशन और फिर आप ईवीएम वोट को फाइनलाइज कर पाओगे। इस तरीके से एआरओ लेवल पे सारी एंट्री, यही एक्टिविटी हर एआरओ को अपने लॉगिन से करनी है और ईवीएम वोट को फाइनलाइज करना है, क्योंकि जब सारे ईवीएम वोट फाइनलाइज हो जाएंगे तभी जो है कोई आरओपीसी रिजल्ट डिक्लेयर कर पाएगा। अब इस प्रोसेस में आरओपीसी पे आते हैं। अब आरओपीसी के लॉगिन में आते हैं तो हमें काउंटिंग मेन्यू में आप देख सकते हो कि एसी वाइज डिटेल में गए तो हमें जितनी भी एंट्री हुई है वो यहाँ दिखाई देना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा एंट्री आपको दिखाई दे रही है, प्लस लीडिंग ट्रेलिंग कैंडिडेट भी आपको आरओपीसी लॉगिन में से दिखता रहता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पीसी का देखना, एसी का देखना चाहते हो तो वो भी डेटा आपको दिख जाएगा, और ऑल टुगेदर देखना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ से डेटा दिख जाएगा। इस तरीके से आप डेटा एंट्री कर सकते हो सिस्टम में। अब आरओपीसी के लेवल पे क्या क्या करना होता है, अब उसकी बारी आती है। पोस्टल बैलेट का काउंट यहाँ पे आपको सिस्टम में सिर्फ एक विंडो होती है जिसमें क्यूमुलेटिव पोस्टल बैलेट वोट्स का काउंट फिल करना होता है। पोस्टल बैलेट से मतलब भी है कि आपके जो ईटीपीबीएमएस के जो वोटर वोट्स काउंट होंगे और जो फिजिकल पोस्टल बैलेट जो उनका क्यूमुलेटिव काउंट होगा ना, वो आपको यहाँ फिल करना है। मींस आपको जितने भी पोस्टल बैलेट, इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट कि वो क्या थे, सर्विस वोटर जनरल इलेक्टर से थे, जब उनकी क्यूमुलेटिव काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो वो डेटा आपको यहाँ पे फिल करना है। डेटा फिल करने के बाद आपने इसको प्रीव्यू किया एंड सबमिट किया। सबमिट करने के बाद विल आस्क फॉर दी कंफर्मेशन, तो आपने आरओ का नाम डाला और पब्लिश कर दिया। पब्लिश करते ही ये डेटा भी डोमेन में चला जाता है। अब पब्लिश करने के बाद आप देख सकते हो कि देयर इज अ फाइनलाइज बटन इन जस्ट साइड ऑफ दिस सबमिट बटन। आपने इस पे फाइनलाइज पे क्लिक किया और जैसे ही आपने फाइनलाइज का बटन क्लिक किया के लिए मैसेज आता है कंफर्म इट। कंफर्म करने के बाद ये आपका डेटा पोस्टल बैलेट का फाइनलाइज हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें इसमें, तो हमारा काउंटिंग में रिजल्ट डिक्लेरेशन का है। लेकिन जैसे ही आप रिजल्ट डिक्लेरेशन पे जाओगे, अभी मैंने सिर्फ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डेटा फाइनलाइज किया है, इस वजह से मुझे ये एरर आ रहा है और बॉटम में रिजल्ट डिक्लेरेशन का कोई बटन नहीं दिख रहा। अब आपको वेरीफाई करना है अगर आरओपीसी लेवल पे कि कितनी एसीज का डेटा फाइनलाइज हो गया है, तो आप जस्ट काउंटिंग रिपोर्ट्स में जाइए, ये सेकंड ऑप्शन आपको दिख जाएगा, लिस्ट ऑफ फाइनलाइज्ड एसी का। इसको क्लिक किया तो आपको दिखाई देगा कि अभी तक सिर्फ 2 एसी का डेटा आया है, बाकी एसीज का डेटा नहीं आया। तो इस वजह से अब आप सिस्टम में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई अब आई जस्ट रिक्वेस्ट माय कलीग्स कि वो बाकी एसीज का डेटा कंप्लीट करें। तो मीनवाइल जब तक वो डेटा कंप्लीट कर रहे हैं, आप चाहो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, लाइक आई कॉल द नेम ऑफ स्टेट। मैं जिस जिस स्टेट का नाम लेता जाता हूँ, जब तक कि हमारी बाकी एसीज की डेटा एंट्री इसी प्रकार से कंप्लीट हो रही है, मैं स्टेट्स का नाम कॉल कर देता हूँ। जिसको भी उस स्टेट से क्वेरी हो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट बिहार।
बिहार से किसी डाउट? बिहार से मैं जमुई से बोल रहा हूँ। बताएं। जमुई बिहार से बोल रहा हूँ। 40 जमुई SC PC। जी बताएं सर। RO के द्वारा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेरेशन, फर्स्ट राउंड का अनाउंसमेंट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ प्रिंट निकलेगी RO लेवल पर जब सर, जब उसके डैशबोर्ड पे दिखेगा। प्रिंट की रिक्वायरमेंट है तो बताइए, हम कोशिश करते हैं कि वो रिपोर्ट में आपको मिल जाए। एकदम ये तो जरूरी है। यदि जमुई PC के अंतर्गत 6 AC है, 6 AC का फर्स्ट राउंड यदि एंट्री करके फाइनलाइज कर दिए, उसके बाद ही जमुई PC का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट अनाउंसमेंट होगी RO के द्वारा। अच्छा ठीक है सर, हम वो रिपोर्ट में प्रोवाइड करा देते। ये तो मस्ट है सर डैशबोर्ड में तो आप अभी आपको वहां से डेटा दिख जाएगा, लेकिन डाउनलोड का नहीं दे रखा। डाउनलोड का करा देते हैं, वो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। नालंदा से बोल रहे हैं। जी बताएं सर। ये यदि किसी एसी में किसी ईवीएम का नहीं खुलने की वजह से यदि काउंटिंग उस राउंड में नहीं होता है तो उसका हम लोग कैसे करेंगे बाद में? सर लास्ट में अगर वो वीवीपैट स्लिप काउंटिंग के लिए जाएगा तो एक एक्स्ट्रा राउंड क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करके लास्ट राउंड में किसी भी टेबल पे वीवीपैट का जो रिजल्ट निकलेगा उसकी एंट्री कर लेंगे। ओके। ये क्या कैसे क्रिएट होगा उसमें? सर नंबर ऑफ बढ़ाया जाता है अभी आपको। एक्स्ट्रा राउंड कैसे क्रिएट होगा? सर काउंटिंग प्रिपरेशन में जाके जहां आपने राउंड शेड्यूल किए थे ना, रमाकांत सर प्लीज कैन यू म्यूट योर माइक। थैंक यू। सो आपको काउंटिंग प्रिपरेशन में जाके जहां आपने राउंड डिक्लेयर किए थे ना, वहीं पे अगर आपने 20 राउंड डिक्लेयर किए थे तो जस्ट उसको 21 में कन्वर्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका एक राउंड बढ़ जाएगा। ठीक है। हेलो हेलो जी बताएं। हेलो सर। हेलो सर, 158 इछावर से बोल रहा हूँ सर। सर जैसे कि जो लास्ट राउंड रहेगा उसमें लास्ट राउंड में यदि 6 मतदान केंद्र आ रहे हैं 14 टेबल पे, तो सर उसमें एंट्री कर सकते हैं क्या सर? जो आप 4 वीवीपैट का बता रहे थे, 4 रेंडमली सिलेक्ट करेंगे वीवीपैट काउंटिंग में। सर अगर लास्ट राउंड में टेबल वैकेंट है तो भी आप उस पर एंट्री कर सकते हो, बट आप प्लीज अपने काउंटिंग ऑब्जर्वर और ARO से कंसेंट लेने के बाद करिएगा। जो भी वो डायरेक्शन देते हैं, अगर वो कहते हैं कि नया राउंड क्रिएट करके करें तो आप नया राउंड क्रिएट करके कीजिएगा। अगर वो एग्री करते हैं कि बची हुई टेबलों में उस राउंड में ही डेटा एंट्री कर ले तो आप वो भी कर सकते हो। जी सर, थैंक यू सर। एनीबडी एल्स फ्रॉम बिहार? कैमूर से बोल रहे थे। जी बताएं। सर इसके लिए लीज लाइन की आवश्यकता होगी या नॉर्मल ब्रॉडबैंड पे भी ये काम करेगा? सर लीज लाइन रहेगा तो बेटर रहे। हमें मिनिमम 20 MBPS की रिक्वायरमेंट है। आप अरेंजमेंट देख लीजिए किस तरीके से हो सकता है उसका। हालांकि आज सर ब्रॉडबैंड पे भी जा सकते हैं, बट लीज लाइन हो तो बेटर है। उसमें IP फिक्स रहती है, IP चेंज होने का जो पॉसिबिलिटी है वो कम होता है। ठीक है। दरभंगा से बोल रहे हैं से बोल रहे हैं। ये इसमें आप हैंड रेज कर दो, मैं नाम कॉल कर देता हूं, तो आप फिर अपना क्वेश्चन पूछना। जिसको भी कुछ क्वेरी पूछनी है हैंड रेज कर दीजिए। सुपौल से है। ये इसमें टेबल का बूथ से कोई मैपिंग नहीं है क्या? मतलब हम देख रहे हैं कि कोई भी टेबल पे कोई भी बूथ का एंट्री कर पा रहा है। नहीं सर, वो मैपिंग नहीं होती। जस्ट बिकॉज अगर कोई मशीन फॉल्टी हो जाती है और लास्ट राउंड में अगर उसकी एंट्री करनी है, मैप आएगा तो फिर वो आप एक्टिविटी नहीं कर पाओगे ना। कुछ एक्स्ट्रा फील्ड डाल, सॉरी, जैसे कुछ एक्स्ट्रा ये डाल करके ड्रॉप डाउन में कि जो भी राउंड में फॉल्टी हुआ था उसका एंट्री बाद पहले। सर हर स्टेट का अरेंजमेंट अलग अलग है। आपके काउंटिंग सेंटर पे जितनी काउंटिंग मशीनें लगें, कोई जरूरी नहीं है बाकी काउंटिंग सेंटर पे वैसा ही सेटअप हो। ये डायनेमिक क्रिएट है, और यही सिस्टम आपके काउंटिंग के लिए भी यूज हुआ था बिहार में भी।
या मध्य प्रदेश या गुजरात ने भी यही यूज किया था, एंड इट इज वेरी कॉम्पेटिबल। इसी तरीके से प्रोसेस में किया जाता है। अगर वो फिक्स रहेगा तो उसके ज्यादा रिपरकेशंस होंगे इन कंपैरिजन कि वो डायनेमिक है, किसी भी टेबल पे किसी की भी काउंटिंग की जा सकती है। बिकॉज काउंटिंग डे पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन खड़ी फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग काउंटिंग प्रोसेस। कभी मशीन फॉल्टी हो जाती है, फिर वीवीपैट की काउंटिंग होती है, या पावर पैक चेंज करने से वापस से उसमें वोट्स रिट्रीव होने लगते हैं। तो दीज आर मल्टीपल थिंग्स जो कि अलग अलग राउंड में, अगर किसी पर्टिकुलर राउंड में एंट्री हम स्किप करते हैं तो फिर वापस से एडिट करना पड़ेगा। So there are different things which can be faced. So that is why for a particular reason हमने उसको फिक्स नहीं रखा है। ठीक है। बेनीपुर से बोल रहे हैं मधुबनी। अच्छा, मधुबनी से पूछना चाह रहे हैं कि अभी जो ये क्वेश्चन पूछा गया, सपोज किसी राउंड में किसी टेबल पे वो मशीन रीड नहीं किया, तो पर्टिकुलरली उस टेबल के जो एंट्री होगी वो ब्लैंक छोड़ देंगे ना हम लोग वहां पे, और उसके बाद उसको आगे बढ़ के फिर उस राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। यस सर, आप उसको स्किप कर देंगे। ब्लैंक छोड़ना कुछ नहीं होता। आप ब्लैंक अगर आप कोशिश करेंगे कि टेबल सेलेक्ट करें, पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट करें और उसमें कोई डेटा एंट्री किए बगैर आप सबमिट कर देना, तो वो सबमिट ही नहीं होगा। सिस्टम कहेगा कि कोई डेटा भरना जरूरी है। आपको बेसिकली उसको स्किप करना है, क्योंकि होता क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर कभी कभी गलती करते हैं कि टेबल सेलेक्ट किया, पोलिंग स्टेशन नंबर सेलेक्ट किया जिसकी मशीन फॉल्टी थी, और फिर उस के अगेंस्ट हर जगह जीरो फिल कर देते हैं। वो आपको जीरो नहीं फिल करना है। बेसिकली उस पर्टिकुलर टेबल की डेटा एंट्री किए बगैर ही आपको उस राउंड को डिक्लेयर करना होगा। अगर 14 टेबल थी, 13 की डेटा एंट्री कर दी, एक मशीन फॉल्टी है, तो 13 के साथ ही उस राउंड को डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। बेनीपुर से बोल रहे हैं। जी बताएं। सर बोल रहे एक राउंड को पब्लिश किए बिना दूसरे राउंड में एंट्री कर सकते हैं? नहीं सर, जब तक एक राउंड नहीं पब्लिश हो जाएगा तब तक दूसरे राउंड में नहीं जा पाएंगे। ठीक है जहानाबाद। सर पूछ रहे थे कि एटीपीबीएस के लिए जो हम लोग को इंटरनेट सर्विस का अरेंजमेंट करना है, तो वो लीज लाइन लेना है, डेडिकेटेड लीज लाइन लेना है, या जनरल जो कनेक्शन है ब्रॉडबैंड का वो भी हम लोग ले सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर से? सर जो इंटरनेट रिक्वायरमेंट आपको एटीपीबीएस के लिए भेजी गई है उसमें लिखा है, आई थिंक लीज लाइन रेकमेंड की गई है, और 10 Mbps स्पीड पर यूजर बोला गया है। अगर आपके यहाँ पे 10 यूजर जो है प्री काउंटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपकी लाइन जो है 100 Mbps की होनी चाहिए। तो बेटर आपका लीज लाइन ऑप्शन है, अगर वो ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। हाँ बेनीपुर। बेनीपुर। सर, हो गया, डाउट क्लियर हो गया सर। ओके। सुपौल सदर। सर क्वेश्चन ये था कि जैसा आपने सर बताया था कि एक कंप्यूटर असिस्टेंट बना सकते हैं, मेरा सवाल ये है कि क्या एक से ज्यादा कंप्यूटर असिस्टेंट बना सकते हैं और उनको साथ सर, साथ टेबल तो आप दो बना सकते हैं। आप एआरओ के अलावा 2 कंप्यूटर असिस्टेंट हो सकते हैं। मैक्सिमम टोटल आपके 3 पॉइंट होंगे जिससे कि आप डेटा एंट्री करा सकते हो। मींस एक एआरओ लॉगिन से डेटा एंट्री है वो मैक्सिमम 2 कंप्यूटर ऑपरेटर आप बना सकते हो। दैट मींस टोटल 3 यूजर आपके पास होंगे, 1 एआरओ एंड 2 कंप्यूटर असिस्टेंट। डिपेंड्स कि आप कितने यूजर रखना चाहते हो। ठीक है। ठीक है। एक और इसमें सवाल था, एक चीज बस क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि जब हम राउंड पब्लिश करते हैं एआरओ की तरफ से, तो वो जो पब्लिश होने के बाद जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में जाता है, ये कंफर्मेशन चाहिए था। नहीं, वो पब्लिश होने के बाद पब्लिक डोमेन में दिखाई देने लगेगा, लेकिन राउंड वाइज मतलब जो डेटा है वो क्यूमुलेटिव कैंडिडेट वाइज दिखता रहे, दिखने लगेगा रिजल्ट्स पोर्टल पे। जो आपका बीएचए या रिजल्ट्स की वेबसाइट है उस पे दिखेगा। थैंक यू। ठीक है।
एनीबडी एल्स? सर दमो से एक क्वेश्चन था। सॉरी, दमो बताएं। और सर मेरा ये कहना था सर, जो आपका डेमो पोर्टल था मैंने उससे का टेस्टिंग की है सर, तो आरओपीसी में सर एक ऑप्शन ये आ रहा है कि राउंड वाइज रिजल्ट अपन देख तो पा रहे हैं, लेकिन सर उसमें जैसे मेरे 8 असेंबली सेगमेंट्स हैं, तो जब उसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए आए तो सर वो असेंबली वाइज 8 का वो आ जाए और अंत में टोटल आ जाए तो उससे ज्यादा बेटर हो जाएगा। नहीं तो सर आरओपीसी से रिजल्ट डिक्लेयर करने में एक इशू होगा सर, और पब्लिक में फिर वो देने में। सर वो दो चीजें हैं। पहला तो जब तक सारे असेंबली का ईवीएम फाइनलाइज नहीं होगा ना, तब तक रिजल्ट डिक्लेयर करने ही नहीं देगा। दूसरी चीज, अगर आपको देखना है कि कितनों का फाइनलाइज हो गया कितना नहीं हुआ, तो आप काउंटिंग रिपोर्ट्स में जाके जस्ट एसी फाइनलाइज का रिपोर्ट देख लीजिए, तो आपको स्टेटस पता चल जाएगा। सर मैं राउंड वाइज रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ सर। आप राउंड वाइज देखना चाहते हैं? हाँ, मैं जैसे एक्चुअली में सर राउंड वाइज रिपोर्ट अवेलेबल है। हाँ, जस्ट अ सेकंड। उसमें आपके पास शेड्यूल राउंड रिपोर्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पर्टिकुलर पीसी में जितने भी एसी हैं उसमें कितने राउंड शेड्यूल्ड हुए थे, कितने कंप्लीट हो गए हैं और कितने पेंडिंग हैं, वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है सर काउंटिंग रिपोर्ट में भी सर एक ऑप्शन आता है कि राउंड वाइज अपन रिपोर्ट देख सकते हैं, उसमें दिखता भी है सर कि कितने मंजिला का पता दिख रहा है। सर काउंटिंग रिपोर्ट में सर आप एक बार जाएंगे सर, काउंटिंग रिपोर्ट में सर पहला राउंड वाइज रिपोर्ट सर इसमें देखिए सर, इसमें क्या है सर, एक इशू ये आता है कि सर इसमें अगर 8 विधानसभा है मेरी, तो ये आपका रिपोर्ट प्रिंट हो जाती है सर, लेकिन उसमें टोटल वोट आता है सर। मेरा ये कहना था कि उसमें विधानसभा वाइज आने लगे तो बेटर हो जाएगा सर, और ये अच्छा भी हो रहा है सर पीडीएफ में। सॉरी सर ये वाली जो रिपोर्ट आ रही है सर राउंड वाइज सर, इसमें मेरे को क्लियर हो जाता है कि जैसे मेरे को आरओपीसी से फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर करना है, एट दैट पॉइंट हमको नीचे हाईलाइट होकर आ जाता है कि किस विधानसभा सेगमेंट ने फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब इसमें सर एक लौता इशू ये आ रहा है कि सर जब मेरे पास फाइनल वोटिंग आती है सर, तो उसमें ये लिखा होता है कि किस विधानसभा ने किसकी वोटिंग का फिगर नोट किया है। तो सर एक मतलब टेबल बन के आ जाए कि मेरे 8 विधानसभा सेगमेंट है, तो इस विधानसभा सेगमेंट के कितने वोट हैं, इसके कितने, और ओवरऑल टोटल कितना है। सर आपकी बहुत डिस्टर्ब आ रही है, जस्ट एक सेकंड। माइक ऑन है पर चिट्ठी अगर कहीं हो, रिक्वेस्ट अदर यूजर टू प्लीज कीप योर माइक ऑन म्यूट। कह रहे हैं डीएम सर तो काम फोटो ना दे डीएम सर मेरे को देखना है यार रसोईया है ना एकदम मांगे रुआ देबे के कोई गारंटी लाइक मिली सब फायदा और वाला बिजला घटा करे मत काऊ मैंने कौन से टाइप का उड़ाई बना दो काम करो इसको लिख दो अपने लिख दो क्या घटा दिया। ये क्वेश्चन है सर, जैसे आपने ये राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो सर इसमें मेरे जैसे 8 विधानसभा सेगमेंट है, जैसे राउंड 1 की एंट्री 8 में से अगर 3 विधानसभाओं ने नहीं की है, तो उसमें नोट होकर आ जाता है कि ये तीन पर्टिकुलर विधानसभाओं ने अभी राउंड 1 की एंट्री नहीं की है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जब इसका फाइनल रिजल्ट मैं इसको एक्सपोर्ट करूं, तो उसमें सर अब मेरे पास ये लिखा हुआ है कि 8 विधानसभा में विधानसभा वाइज किस कैंडिडेट को कितना वोट मिले, और अंत में सर उसका टोटल बना हुआ आ जाए, तो एटलीस्ट सर हम सभी को भेज सकते हैं कि भैया पहला राउंड मेरा कंप्लीट हो गया और विधानसभा वाइज रिजल्ट क्या क्या है सर। सर आप एक काम करिए, जस्ट फॉर हेल्प आप ना एक रिपोर्ट का फॉर्मेट बना के मनीष सर को या शिखा मैम को शेयर कर दीजिए, वो हम तक पहुंचा देंगे, हम इसको करा देंगे। ठीक है ओके सर। और सर एक और क्वेश्चन है मेरा सर, जो एआरओ से सर राउंड वाइज रिपोर्ट डिक्लेयर हो रही है सर, उसमें एक आता है इनिशियस ऑफ आरओ, तो सर उसके स्थान पे एआरओ वर्ड आ जाए सर, क्योंकि सर ईवीएम की काउंटिंग तो एआरओ करवा रहे हैं सर, वहां पे आरओ लिखा हुआ आ रहा है रिपोर्ट मॉड्यूल मैंने जो सर आप उस रिपोर्ट में मार्क करके हमें दे दीजिए, हम वो करेक्ट करा देते हैं। ठीक है
और सर एक थर्ड क्वेश्चन और आ रहा है सर, जैसे सर मैंने कल रिपोर्ट मॉड्यूल देखा था तो उसमें विधानसभा का नाम लिखा हुआ आ रहा था कि आपने इस पर्टिकुलर विधानसभा की आपने वोटिंग की है फर्स्ट राउंड की, लेकिन उसमें लोकसभा क्षेत्र का नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा था सर, तो वो भी सर रिपोर्ट में ऐड हो जाता था। ठीक है सर, ऐड करा देंगे। और कुछ? बस सर हो गया। ठीक है। एनीबडी एल्स? जो डेमो भी सर करना है हम लोग को, सर आप कर सकते हो करना है वो already। लाइव सर्वर पे करना है। सर वो हमने अलग से एक यूआरएल शेयर किया है, आप सी ऑफिस से डिटेल्स ले लीजिए, उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है। सी ऑफिस प्लीज इनको शेयर कर दीजिएगा डिटेल, जिसके थ्रू ये काउंटिंग की ड्रेस रिहर्सल, सॉरी काउंटिंग की ट्रेनिंग कर सके। कर सकते हैं सर कोई टाइम? सॉरी, डेमो का कोई टाइम डेट निर्धारित है क्या, कब तक किया जा सकता है? सर आप जब चाहें आप कर सकते हो, हम डेली बेसिस उस डेटा को क्लीन कर देंगे, जिससे कि आप उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो उस काउंटिंग के मॉड्यूल पर। ठीक है। थैंक यू सर। काउंटिंग के लिए यूजर मैनुअल मिलेगा क्या? सर ऑलमोस्ट हमने सारी चीज, मतलब इंस्ट्रक्शंस वगैरह और जो सिंगल पेजर इंस्ट्रक्शन है वो शेयर करते हैं। हम एफएक्यू और जो पिटफॉल्स है वो अलग से शेयर कर देंगे। रेस्ट मैनुअल तो हमें नहीं लगता कि रिक्वायरमेंट है। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो अभी हम मल्टीपल 20 सेकंड के बाद फिर से डाउट क्लियरिंग सेशन कराएंगे टिल काउंटिंग, तो जो भी डाउट रहेगा आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर एटीपीबीएस वाला जो डेमो साइट था उसका डेटा क्लियर होगा। मैं बोल देता हूँ, टीसीएस को करा देगा। ठीक है। एनीबडी एल्स फ्रॉम बिहार? डीआईओ सिवान? जी सर, वही इंटरनेट कनेक्शन को लेके मेरा था, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन विद फिक्स आईपी जो होती है स्टैटिक आईपी के साथ, उस पे भी हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं क्या? सर Release आप टेस्टिंग कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारा अर्लियर सिस्टम जो था वो फिक्स्ड आईपी के साथ ही था। जब फिक्स्ड आईपी का सेंस ये है सर कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर किसी एक पर्टिकुलर आईपी के लिए अपना सिस्टम एक बार लॉगिन कर दिया तो फिर दोबारा किसी आईपी से लॉगिन नहीं होगा। सिर्फ अंतर इतना होगा कि जब आपकी आईपी चेंज होगी ना तो आपका सिस्टम लॉग आउट हो जाएगा, फिर अगर नई आईपी कंसिस्टेंट रहेगी तो उस पर लॉग्ड इन रहेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर आईपी बेस्ड भी वो सिस्टम वर्क करेगा, बाकी किसी आईपी पे काम नहीं करेगा। आपका सेशन जो मेंटेन होगा वो उस आईपी के बेस पे होगा। ऑल्दो वी आर ट्राइंग कि हम जो आईपी से सेशन मेंटेन कर रहे हैं उसको काउंटिंग के डे पे हटा दें, ताकि यूजर्स को ऐसी इशू ना आए। बट बेटर कि आप सर्विस प्रोवाइडर से अगर फिक्स्ड आईपी पे कनेक्शन ले पाए तो दैट विल बी हेल्पफुल। ठीक है। थैंक यू। सौरभ जी, मनीष बोल रहा हूँ। जी मनीष सर। कह रहे कि जहाँ तो टेंडर वोट डाल करके सबमिट कर रहा हूँ ना, वहां पे एक अलर्ट मैसेज भी दे दीजिए कि टेंडर वोट आप एंट्री किए हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में होता है कि टेंडर वोट होता नहीं और वो एंट्री करने के फ्लो में उसमें भी कुछ न कुछ एंट्री करके फाइन सबमिट कर देता है। ठीक है सर, आई विल गेट इट रेडी। इसके अलावा कुछ सर? इसके अलावा तो बाकी लोग जो जिसका कंसर्न था वो लोग पूछ लिए हैं। ओके। गुजरात? Khambat, I have a question. In case of pre-identified polling stations कि जहाँ पे हमें काउंटिंग नहीं करना है till the completion of all EVM rounds, तो वैसे पोलिंग स्टेशन की हमें राउंड वाइज डेटा एंट्री जो करनी है टेबल एलोकेशन के लिए, तो वो करना होगा या फिर उसको स्किप किया जाएगा वो पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन नंबर पर? Sir, just to understand in a better way, can you please elaborate in which situation you will not go for counting for any PS? For example, the polling stations that have been identified to put on hold during the scrutiny, जैसे कि वहाँ पे मोक पोल किया गया है लेकिन सीआरसी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया है, तो वैसे
किस्सों में एज पर मैनुअल यू हैव टू पुट द काउंटिंग ऑन होल्ड टिल द कंप्लीशन ऑफ ऑल ईवीएम राउंड्स, और उसके बाद जब मार्जिन कम होता है उससे, तब जाके उसका वीवीपैट काउंटिंग होगा। तो ऐसे पोलिंग स्टेशंस का हमें टेबल एलोकेट करना होगा या फिर नहीं करना होगा इन एनकोर मॉड्यूल? Sir, in that case, see, there are two steps need to be taken. First, तो आपको RO और काउंटिंग ऑब्जर्वर का इंस्ट्रक्शन लेना होगा what they want. If they agree, तो आप उसको skip करके राउंड को फाइनलाइज कर दीजिए so that that machine will be taken at ARO table. Once the counting process will be completed, अगर मार्जिन बहुत हाई है तो आप with an RO और ARO और काउंटिंग ऑब्जर्वर्स तीनों अग्री करते हैं कि उस पर्टिकुलर मशीन को गिनने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में आप प्री फाइनलाइज करके उस पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को ईवीएम वोट फाइनलाइज कर दीजिएगा, उसको गिनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्जिन कम है एंड दे वांट टू हैव काउंटिंग ऑफ दैट मशीन आल्सो, तो अकॉर्डिंगली फिर लास्ट में एक राउंड क्रिएट करके उसकी डेटा एंट्री करा लीजिएगा। अगर वो कहते हैं कि मॉक पोल वाले वोट घटा के एंट्री होनी है तो अकॉर्डिंगली वो करिएगा, या फिर एज इट इज डेटा चढ़ना है तो वो करा दीजिएगा। ठीक है? इज इट ओके? सो बेसिकली हमें पोलिंग स्टेशंस को टेबल तो अलोकेट करना ही है। हाँ, टेबल एलोकेट ओनली करिए। थिंग इज कि अगर सर आप कुछ कह रहे थे? the RO and then we will keep the polling, keep the counting, then we will take a final call after the completion of all EVM rounds. Yes, sir. Okay, खंडवा। खंडवा सर, हाँ सर, सर आरओ लॉगिन का थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे क्या सर? वो समझ में आ गया था हमें ईटीपीवीएस, बट उसके बाद क्या हमें हर राउंड आरओ का फाइनलाइज करने के बाद क्या आरओ को भी फाइनलाइज करना रहेगा क्या सर? नहीं सर, आरओ को नहीं फाइनलाइज करना है। ओनली द थिंग इज जब एआरओ फाइनलाइज करने जा रहे हैं तो जो प्रीव्यू फॉर्मेट में आरडीएफ है उसको प्लीज काउंट ऑब्जर्वर के सिग्नेचर्स की जगह है उनके सिग्नेचर्स, एआरओ के सिग्नेचर्स और आरओ से कंसेंट लेके ही फाइनलाइज करिएगा। ठीक है? थैंक यू सर। मतलब आरओ को सर सिर्फ एक ही बार फाइनलाइज करना होगा फाइनल में सर? आरओ को सर पोस्टल बैलेट फाइनलाइज करना है। हर असेंबली का जो ईवीएम वोट है वो एआरओ फाइनलाइज कर देंगे विद द कंसेंट ऑफ काउंटिंग ऑब्जर्वर एंड आरओ। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर जो करने का काम है वो सिर्फ और सिर्फ आपके आरओ का है, एआरओ का उसमें कोई रोल नहीं है। थैंक यू सर। ओके, गुजरात। Anybody from Gujarat who is having any doubt? सर एक टेंडर वोट के लिए जो सर ने अभी बोला था, एक टेंडर वोट के लिए जब भी कोई गलती से फिलअप कर देता है तो आप एक रखने वाले, तो रिपोर्ट में भी सर आ जाए, जब पब्लिश करने से पहले जो रिपोर्ट में टेंडर वोट कहीं पे भी नहीं दिखाई देता है, तो वो रिपोर्ट में आ जाए। किसी ने गलती से भी टेंडर वोट डाल दिया हो तो हम रिपोर्ट में चेक कर सके भी, गलती से पब्लिश करने के बाद पता चलता है कि इसने गलती से कर दिया है ऐसा सर। चलिए, I'll try to get that added also. सर जी मैम। सर सेम इशू जो अभी रेज हुआ है जस्ट अभी लास्ट आपके सामने, ये सेम हमारे यहाँ एक रेज ने एक्चुअली ये हमारे यहाँ हो ही चुका था एग्जीक्यूट, और इसके कारण हम लोग टेंडर वोट चूंकि हर राउंड में जब हम निकालते हैं उसको प्रिंट आउट तो उसमें नीचे लिख के नहीं आता है। जब वो पूरे राउंड हो जाते हैं उसके बाद लास्ट में जो फाइनल बन गया था उसमें टेंडर वोट पकड़ में आ रहा था प्रिंट आउट में। तो सर हो सके तो हर राउंड में सर आप दिलवा दें, उससे क्या है कि हम उसी राउंड में हम उसको क्लियर कर लेंगे। मैम एक्चुअली जो आरडीएफ का फॉर्मेट है आई थिंक उसमें टेंडर्ड है नहीं, इस वजह से हम उस फॉर्मेट में नहीं डाल पाते। सेम आई टोल्ड यू सर, टेंडर वोट का एक कॉलम आपके ऑनलाइन प्रिंट आउट में नहीं होता है जो हम प्रिंट प्रीव्यू से निकालते हैं डायरेक्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ फर्स्ट राउंड एंड डिक्लेरेशन आफ्टर रिपोर्ट डिक्लेरेशन है। तो सर इसको थोड़ा सा करवा दें सर। मैम वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो स्ट्यूटरी फॉर्म है ना उसमें भी जो राउंड डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें टेंडर का कॉलम नहीं है, तो दैट इज वाई वो नहीं है। मैं एक देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, कुछ ऑप्शन इसमें दिए जा सकते हैं। लेट मी एक्सप्लोर, मैं टीम से बात करके इसको कराता हूँ कुछ इश्यूज। ठीक है सर ओनली
सर एक सजेशन है, स्क्रीन पे भी आ सकता हो, जैसे स्क्रीन पे दिखाई देता है, भले प्रिंट आउट में ना आए, स्क्रीन पे भी आ जाए ना, जिस राउंड का हम स्क्रीन पे देख सकते हैं तो भी चलेगा सर। ठीक है, जस्ट लेट मी ट्राई। यस सर, थैंक यू। सौरभ जी, एनीथिंग? जैसे टेंडर वोट की बात की ना हर राउंड में, जैसे ही पोस्टल बैलेट फाइनलाइजेशन में भी वो जो इनवैलिड रिजेक्टेड पोस्टल वोट है वहां पे भी एक अलर्ट आ सकता है कि ठीक है, मैं दोनों को check ईटीपीबीएस करा रहा ईटीपीबीएस प्री काउंटिंग में जो इनवैलिड ट्रे में रखे गए उसको भी उसको रिजेक्शन में डालना है, तो वो ज्यादातर गलती वहां पे होती है, तो वो एक अलर्ट वहां पे आ सकता है। ठीक है, मैं वो भी चेक करा लेता हूँ कि मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। ठीक है सर, किसी राउंड में अगर कोई टेबल किसी कारण से ईवीएम स्किप हो जाती है तो क्या विदाउट उसकी एंट्री के वो सेव करने देगा? हाँ हाँ, विदाउट एंट्री आपको राउंड पब्लिश करने देगा। ओके, थैंक यू। एनीबडी एल्स फ्रॉम गुजरात? सर खरगोन से एक प्रश्न है, एमपी से। जी बताएं। लास्ट इलेक्शन में विधानसभा में सर चार स्टेट्स में इलेक्शन थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एक और था। उस समय 3-4 राउंड्स के बाद एनकोर पे लॉग आउट्स हो रहे थे और लॉगिन भी नहीं हो पा रहे थे। अभी चूंकि ये पूरा कंप्लीट टेबुलेशन वर्क इसमें हो रहा है, टेबल एंटर से लगाकर हमारा फॉर्म 20 राउंड डिक्लेरेशन तक, रिजल्ट डिक्लेरेशन और 21E वगैरह भी जनरेट हो जाते हैं। सिस्टम बहुत अच्छा है, बस ये अभी जब पूरे भारतवर्ष में ये चुनाव होगा तो फिर क्या इसका ऐसा कोई लोड टेस्ट या ऐसा मतलब हम क्या ऐसा मान ले कि ये पूरा चलेगा, इशू नहीं आएंगे इसमें? सर देखिए, जिस आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं वो लॉग आउट जो सेशन के इशू आए थे वो कुछ नेटवर्क इशू था एनआईसी एंड से जो हमारे सर्वर्स पे, जिसकी वजह से वो 15 मिनट का इशू हुआ था, बहुत ज्यादा देर का नहीं था। ठीक है, टीम जो है प्रॉम्प्टली उसको रिप्लाई की और 15-20 मिनट के बाद चीजें फिर से ऑन ट्रैक आ गई। एंड जो आप लोड टेस्टिंग की बात कर रहे हैं सर, ऑलरेडी हमारी लोड टेस्टिंग गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी से हम कर रहे हैं। जो हमारा एक्सपेक्टेड लोड है, अगर हम बात करें तो हमारी कुल 4100 कुछ समथिंग अराउंड 4100 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी डेटा एंट्री कर रही होंगी। देन हमारे 543 आरओज होंगे, सिमिलरली 36 हमारे सीओज होंगे जिनके लॉग्ड इन होंगे। अब अगर हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हम 2 यूजर एक्स्ट्रा मान लें तो हमारे पास टोटल 12,000 वो प्लस 1,000 और मान लें तो 13,000 लोगों का लोड आने वाला है फॉर डेटा एंट्री। वी आर टेस्टिंग आवर सिस्टम फॉर 20,000 यूजर्स, जो कि अभी तक सक्सेसफुल है। हम 20,000 यूजर्स के साथ इसको कर पा रहे हैं। वी आर ऑल्सो एम्फेसाइजिंग कि हम और यूजर्स के साथ देख सकें, बट यही रीजन है कि हमने असेंबली इलेक्शन में 4 असिस्टेंट अलाउ कर रखे हैं, बट हमने पीसी में सिर्फ और सिर्फ 2 यूजर अलाउ किए हैं क्योंकि हम अपने सिस्टम पे भी यूजर का नंबर जो है वो रेस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं। सो डोंट वरी, हम अपने एंड से और एनआईसी जो हमारा जो हमें सर्वर्स प्रोवाइड कर रहा है, वी आर डूइंग मल्टीपल टेस्टिंग। जो भी हमारे स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं वो सारे फॉलो कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कीप इट एट द टॉप नॉच एंड वी इंश्योर की चीजें कुछ भी गलत नहीं होंगी। ठीक है, डोंट वरी। Anything else from Gujarat? Although we will move to MP. सर राजकोट। जी राजकोट बताएं। सर जो टेंडर वोट वाला क्वेश्चन था उसमें सर ये है कि ऑन द डे ऑफ काउंटिंग वी आर काउंटिंग द वोट्स विच आर रजिस्टर्ड इन ईवीएम सीयू एंड उस टाइम हमें जो यूज करना है वो फॉर्म 17C पार्ट 2 यूज करना है। तो 17C पार्ट 2 में देयर इज नोवेयर जो टेंडर वोट्स है वो कहीं पे नहीं है सर। सो उसको कंसीडरेशन में लेने की कोई जरूरत ही नहीं है एंड आइडियली एज पर प्रोविजंस टेंडर वोट्स आर नॉट टू बी काउंटेड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। दैट्स अ मैटर ऑफ एसडीआर। मैं फिर भी इसको चेक करा लेता हूं सर, व्हाट वी कैन बेस्ट डू। अगर उसे हमें अप्रूवल मिल जाता है हटाने का तो हम देखते हैं उसको, बट लेट मी डिस्कस विद एसडीआर जस्ट बिकॉज मुझे भी इस प्रोसेस में मतलब इतना टेक्निकल वे में नहीं पता, तो जस्ट आई नीड टू टेक कंसेंट फ्रॉम दैट। ओके सर दिस इज प्रोविजन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई अंडरस्टैंड सर, बट लीगल प्रोविजंस मुझे इतनी डिटेल में नहीं पता, तो मुझे भी किसी को पूछना पड़ेगा। थैंक यू सर।
ठीक है सर पोल डे पे जो VTR की एंट्री होगी सर, ये थोड़ा सा अलग है। वो ARO लॉगिन से होगी, RO लॉगिन से होगी या DO लॉगिन से होगी सर? जो पोल डे, यू आर फ्रॉम बिहार? बिहार सर। आपका किस फेज में है? 7th फेज सर, 1 जून को। डोंट वरी सर, हम आपकी वोटर टर्नआउट की ट्रेनिंग अलग से कराएंगे। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सर। VTR एंट्री सर फॉर 6th फेज। सर सारी कराएंगे, डोंट वरी। ओके सर। एक क्वेरी था यहाँ से सुपौल से बिहार जी। आपने जो अभी बताया कि हम लोग 12,000 यूजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है ये संख्या इसकी जस्ट डबल होगी, इसलिए कि हम लोग जो ETPBS पे रखेंगे तो हर पीसी में कम से कम 10 से लेकर और एज पर जितने भी वोटर्स हैं उसके 10 से 20 तक सर उसके भी कंप्यूटर्स रहेंगे, उसका भी सिस्टम का। सॉरी टू इंटरप्ट सर, वो 12,000 यूजर मैंने जिसलिए कहा क्योंकि हमारे जो एनकोर के सर्वर हैं वो ETPBS से अलग हैं, और एनकोर हमारा NIC सर्वर्स पे है और ETPBS हमारा BSNL सर्वर्स पे है, नेक्स्ट जेन में है। तो डिफरेंट, उनके यूजर आपस से कुछ लेना देना नहीं है। दो जो यूजर्स बनाएंगे तो 2 यूजर क्या 3-4 लोगों में शेयर नहीं हो सकता है? नहीं सर, सिंगल लॉगिन है ना। अगर कोई एक जगह से लॉगिन होगा, दूसरे से लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिक पहला वाला लॉग आउट हो जाएगा, तो उससे ज्यादा वो इंक्रीज नहीं कर सकते। थैंक यू। ठीक है, anybody else from Gujarat, although we will move to MP? मध्य प्रदेश, कोई डाउट? सौरभ जी, अपना जो काउंटिंग सुपरवाइजर सॉरी काउंटिंग असिस्टेंट रहेगा एंट्री इनकोर में डेटा एंट्री के लिए, उसका OTP बेस्ड लॉगिन रहेगा या पिन बेस्ड रहेगा? नहीं सर, काउंटिंग के दिन हम सिस्टम को पिन बेस्ड कर देंगे, एंड जो पिन जनरेट करने का फॉर्मेट है वो हम आपको काउंटिंग के एक दिन पहले शेयर कर देंगे, सो दैट आप हर यूजर अपना खुद का पिन जनरेट कर ले, ताकि क्योंकि काउंटिंग सेंटर पे हर किसी को फोन ले जाना अलाउ नहीं होगा, एंड इट विल बिकम डिफिकल्ट ऑल्सो कि बार बार OTP लेके लॉग इन किया जाए। तो डोंट वरी, विल कन्वर्ट सिस्टम ऑन द डे ऑफ काउंटिंग ओनली फॉर द पिन बेस्ड लॉग इन। ओके, ARO एंड RO के लिए भी? सबके लिए सर। थैंक यू। Anybody else from Gujarat, MP, मध्य प्रदेश? विनय सर, कोई डाउट? नहीं सौरभ जी, एवरीथिंग इज फाइन। पूछ लिया है, एक दो जो चेंजेस दमोह डिस्ट्रिक्ट ने बताए थे वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वो एक बार आप रिपोर्टिंग लेवल पे ही है वो चेंजेस, वो आप अगर करा देंगे तो बेहतर रहेगा, बाकी एवरीथिंग इज ओके, थैंक यू। सो वन मोर रिक्वेस्ट फ्रॉम बिहार, मनीष सर प्लीज, जो सजेशन आपके स्टेट से वो रिपोर्ट्स में बोल रहे थे ना, हमें प्रोवाइड करा दीजिए, जस्ट बिकॉज इट सीम्स वेरी वैल्यूएबल। वो एक्चुअली में दमोह से, वो मेरे यहाँ से बोल रहे थे, वो मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको। ठीक है, विनय सर प्लीज प्रोवाइड करा दीजिएगा, हाँ, इट सीम्स वैल्यूएबल, आई थिंक इट शुड बी इन द सिस्टम। तो एक बार हम उसको वर्कआउट कर लेते हैं क्या किया जा सकता है, जो भी सिस्टम को बिना हिलाए ज्यादातर किया जा सके हम वो सारा कर लेंगे। डेफिनेटली वो रिपोर्टिंग लेवल पे है, जैसे कि वो पीसी का नेम आ जाए, RO की जगह ARO लिखा आ जाए, वो तो करना ही चाहिए ना एटलीस्ट सिस्टम में, तो दैट इज व्हाई आई सेड कि वो हमें दिखा। श्योर आई विल शेयर इट विद यू, नो प्रॉब्लम, प्लीज सर। ओके सर, दमोह से एक और इशू है, यदि सर ये हो पाए तो सर ARO लॉगिन से तो सर अपन राउंड वाइज रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन सर चूंकि ये लोकसभा चुनाव है तो RO PC को ही रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है, तो जब तक सर RO PC उस पर्टिकुलर मतलब सभी विधानसभाओं का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट ना आ जाए और उसके पॉइंट पे एक पब्लिश का बटन आ जाए, तो सर एक ही बार में सर पूरे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट अगर पूरे सर्वर में जाए तो सर वो ज्यादा बेटर हो जाएगा सर। इससे ये नहीं होगा कि मान लीजिए एक ARO ने अपना एक राउंड कंप्लीट कर दिया, फिर पता चला कोई ARO ने 5 राउंड कर दिए, कोई ने 3 राउंड कर दिए, तो जब वो सर्कुलेट में जाएगा तो वो थोड़ा सा रिजल्ट अजीब टाइप का दिखेगा, क्योंकि जब हम RO PC से राउंड वाइज रिजल्ट शेयर करेंगे सर, हम राउंड वाइज कहीं पब्लिक डोमेन में दिखा ही नहीं रहे होंगे ना, हम तो सिर्फ
कितने वोट्स अब तक कैंडिडेट को मिले हैं, लीडिंग कौन है, ट्रेलिंग कौन है, ये दिखा रहे होंगे। राउंड वाइज नहीं दिखाएंगे सर? नहीं, राउंड वाइज नहीं दिखा रहे होंगे ना। तो सर इसमें अगर ऐसा हो जाए कि राउंड वाइज आ जाए, मतलब आरओपीसी के अनुसार तो पूरा हो जाए, तो सर वो ज्यादा बेटर, मतलब एक यूनिफॉर्मली आ जाएगा, मतलब कहीं पे कोई क्वेरी सर सॉरी टू इंटरप्ट, वो हमारे इंटरनल रिपोर्ट्स के लिए ठीक है, लेकिन काउंटिंग डे पे मुझे जहां तक लगता है कि जो काउंट और लीडिंग और ट्रेलिंग देखने में ही सिटीजन और पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। राउंड वाइज का डेटा देखना मतलब उनके लिए सेम डे पे बहुत वैल्यूएबल नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक सो सर, क्योंकि सर राउंड्स का ऐसा है कि असेंबलीज वाइज राउंड्स का डेटा, राउंड्स का काउंट जो है वो कम ज्यादा हो सकता है ना। जहां असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पोलिंग स्टेशन ज्यादा होंगे वहां राउंड्स ज्यादा होंगे, जहां पोलिंग स्टेशन कम होंगे वहां राउंड्स कम होंगे। तो दैट इज व्हाई उसकी डिस्क्रिपेंसी रहेगी। ब्रांड एंट्री आ जाती है। जैसे ही सर आपने देखा होगा कि जब हम एसी में राउंड वाइज काउंटिंग करते हैं और अंत के राउंड में मान लीजिए ईवीएम मतलब 14 के स्थान पे कम होती है, तो केवल 6 की एंट्री होती है, बाकी का आपका ब्रांड बुक में आ जाता है। सर ऐसा भी हो सकता है अगर आप एक बार देखें तो। चलिए सर, इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो बैतूल एमपी से बात कर रहे हैं। जी बताएं मैम। सर जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया कि हम उसको पिन बेस्ड लॉगिन कर देंगे एनकोर को ऑन द डे ऑफ पोल काउंटिंग, तो वैसे ही अपन सर इसको ईटीपीवीएस को भी कर सकते हैं क्या? डे ऑफ काउंटिंग बिफोर वन डे अपन उसको लॉगिन पिन जनरेट कर दें और वो हमारा काउंटिंग डे तक ही वही पिन से लॉगिन हो। मैम वो टीसीएस टीम देखती है, तो मैं एक बार बात कर लूंगा। क्योंकि सर उसमें भी जो आपने गणना सुपरवाइजर जो बना है काउंटिंग सुपरवाइजर, उनको मोबाइल अलाउ करना पड़ता है, क्योंकि आईडी उसके सेपरेटली बनते हैं, जो टेबल पे बैठते हैं वही लोग स्कैन करते हैं। तो देख लेते हैं मैम, एक बार टीसीएस टीम से मुझे डिस्कस करना पड़ेगा तो ही कंफर्म कर पाऊंगा। ओके सर रतलाम से एक क्वेश्चन है। जी बताइए रतलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि कैंडिडेट जितने ज्यादा हो जाते हैं उतनी ही एंट्रियां सर बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो लास्ट टाइम कम कैंडिडेट थे तो भी हमारे जो उसमें एक टेंडर वोट करके था, तो टेंडर वोट जब हमने डाला तो वो टोटल जो है वो भी मैनुअली ही डालना पड़ता है सर। तो अगर टोटल अगर कैलकुलेटेड अगर वो ऑटोमेटिकली अगर फैच हो जाए, और सर लास्ट में क्या हुआ था इसका हमने टेंडर वोट डालने के बाद में जब हमने सारे राउंड फाइनलाइजेशन कर दिए तो उसके बाद में वो टेंडर वोट शो नहीं होता है वहां पर, तो उसको फिर पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यदि वो इनिशियल लेवल पर ही अगर वो चीजें अगर कैलकुलेटेड हमको दिखता, टोटल अगर हमें दिखता, तो हम वो वहीं उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए फिर सर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अगर ये चीज अगर हो जाए, टोटल अगर उसमें शो होने लग जाए, तो अगर वो बाद में टेंडर वोट नहीं भी दिखेंगे तो भी उसको प्रॉब्लम को पहले ही रिजॉल्व किया जा सकता है। और इस बार सर कैंडिडेट भी पिछली बार से जस्ट डबल है, पिछली बार 7 थे, इस बार और ज्यादा है, 14 है, 13-14 है। चलिए ठीक है सर, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। हम टेंडर वोट के लिए क्या अलर्ट शो कर सकते हैं वो मैं देख लेता हूँ। ठीक, थैंक यू सर। एनीबडी एल्स? सो जस्ट लेट रिजल्ट डिक्लेयर किया। सो जस्ट लास्ट थिंग जो रह गई थी रिजल्ट डिक्लेरेशन की, जस्ट बिकॉज आप देख सकते हो मेरी सारी पीसी जो है वो सॉरी एसी फाइनलाइज हो गई है। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए मैं काउंटिंग प्रोसेस में जाऊंगा। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आरओपीसी लेवल के पास है, एआरओस के लॉगिन में सिर्फ ईवीएम वोट से रिलेटेड था। अब मेरे जो ईवीएम वोट हैं और पोस्टल दोनों फाइनलाइज हो गए, जस्ट बिकॉज दैट अब रिजल्ट डिक्लेरेशन का बटन यहाँ अवेलेबल है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस भी दिख जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो भी आपका लीडिंग कैंडिडेट है उसका नाम आपने यहाँ से लिया और रिजल्ट डिक्लेरेशन पे क्लिक करके रिजल्ट डिक्लेरेशन में जाके आपने यहाँ पे उसका नाम मेंशन करके जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, अब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले आप प्लीज एक बार इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका टोटल वोट्स का काउंट और ये सारी चीजें मैच कर रहे हैं, बिकॉज रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद फिर डिफाइनलाइज होना ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल है। आप मान के चलिए कि फिर वो करेक्शन आपको फिर इंडेक्स कार्ड में ही करने को मिलेगी और गलत कैंडिडेट का नाम डाल के आप वैसे भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। तो
सिर्फ वोट्स के काउंट आपको वेरीफाई करने हैं कि पोस्टल बैलेट और ईवीएम के टोटल जो है वो सारे करेक्ट हैं, सो दैट रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको उन सारी चीजों को इंडेक्स कार्ड में कम ठीक कराना पड़े। जैसे ही हिस्सा कंप्लीट हो जाता है, अब आपको करना क्या है, 21C डाउनलोड कीजिएगा, सिस्टम में सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद प्रिंट आउट लेंगे, यहाँ पे आरओपीसी के सिग्नेचर होंगे। आरओपीसी के सिग्नेचर होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ काउंटिंग रिपोर्ट्स में जाके अपलोड फॉर्म्स में गए। अपलोड फॉर्म्स में आपको उसी फॉर्म 21C की साइंड कॉपी अपलोड करनी होगी सिस्टम में, जिससे कि हम उन सारे फॉर्म 21C जो कि हमारे पीसी इलेक्शन के हैं, हम उनको आउट लेके कमीशन को सबमिट कर सकें। ओके, सो दिस इज ऑल द एंड टू एंड प्रोसेस। अब इसके अलावा कहीं कुछ और आपको डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, तो वी आर गुड टू क्लोज दिस मीटिंग।